कभी सोचा है, अगर प्यार सिर्फ एक फीलिंग नहीं बल्कि एक ऑब्सेशन बन जाए तो क्या होगा? ये है टू जूली, एक ऐसी कहानी जहां स्कूल लाइफ के पीछे छुपा है जेलसी, सीक्रेट्स और डेंजरस इमोशंस। मैं हूं फेक ट्यूब और आज हम इस साइकोलॉजिकल रोमांस को तोड़कर समझेंगे बिना कुछ स्किप किए। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि असली ट्विस्ट शुरू होता है वहां जहां सब कुछ नॉर्मल लगता है। कहानी शुरू होती है हुआन से, जो अपनी डेस्क पर शांति से सो रहा है। बैकग्राउंड में फूलों की खुशबू है। तभी अचानक उसके फोन की घंटी बजती है। वो हड़बड़ाकर उठता है और नींद में ही मना कर देता है कि वो सोया नहीं था। तभी अचानक धमाका होता है। 3 बुलीज आकर उसकी डेस्क को लात मारते हैं और सारा सामान स्कैटर हो जाता है। लाल बालों वाला बुली ख्वान की नोटबुक को स्टॉम्प करता है और उसकी औकात का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तू इस स्कूल की यूनिफॉर्म तक अफोर्ड नहीं कर सकता। बाकी लड़के हंस रहे होते हैं, लेकिन तभी जुआन अपना चश्मा उतारता है और उसका एक्सप्रेशन एकदम हार्ड हो जाता है। वो बहुत ही कोल्डली उनसे पूछता है, क्या तुम्हारी ये पैथेटिक बकवास खत्म हो गई? जुआन का ये लुक सबको डरा देता। सीन शिफ्ट होता है स्टाफ रूम में, जहां टीचर्स बहुत बिजी हैं। पता चलता है कि स्कूल का सबसे टॉप टैलेंट यानी जुआन ट्रांसफर ले रहा है। सब हैरान है कि इतना बड़ा जीनियस ये स्कूल क्यों छोड़ रहा है। जुआन का चेहरा चोटों से भरा है। वो बोलता है, इन लोगों को सिर्फ मेरी गरीबी का मजाक उड़ाना आता है। टीचर उसे चेतावनी देते हैं कि इस बिहेवियर से उसके एक्सीलेंट ग्रेड्स खराब हो सकते हैं। जुआन गुस्से में कहता है कि ये स्कूल समाज का एक छोटा और गंदा रूप है, यानी माइक्रोकॉज्म। तभी टीचर ना बीच में आती हैं और सच्चाई बताती हैं। वो अपने सहकर्मी को बताती हैं कि जुआन ही वो एलीट स्टूडेंट है जिसे उस प्रेस्टीजियस एकेडमी में इनवाइट किया गया है। मेल टीचर ये सुनकर एकदम स्टन रह जाते हैं। जुआन साफ कह देता है कि अब उसे स्कूल या इसके रूल्स की कोई परवाह नहीं है। वो अपने उन तीनों टॉर्मेंटर्स यानी सताने वालों की तरफ मुड़ता है और उनकी अक्ल का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुम लोग अपनी हरकतों का हर्जाना जरूर भरोगे। वे तीनों गुंडे बिल्कुल बिविल्डर्ड चिकन्स की तरह उसे देखते रहे। गुस्से में वे तीनों जुआन पर झपटते हैं, जबकि टीचर उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। जुआन मन ही मन सोचता है कि उसका गुस्सा अब ओवरफ्लो हो चुका है। वो भागने के बजाय हेड ऑन लड़ने का फैसला करता है। अपना काम करते हुए वो सोचता है कि पॉवर्टी इज नॉट अ सिन, गरीबी कोई पाप नहीं है। उसका ट्रांसफर एप्लीकेशन कंफर्म हो जाता है। वो उस स्कूल को पीछे छोड़ देता है जहां उसे हमेशा इग्नोर किया गया। जुआन एक नई शुरुआत। जुआन उस स्कूल को नेस्ट ऑफ बास्टर्ड्स कहता है और वहां से हमेशा के लिए निकल जाता है। वो अपने नई प्रेस्टीजियस हाई स्कूल की तरफ कदम बढ़ाता है। उसके हाथ में एक भारी बैग है और आंखों में एक नई चमक। तभी एक क्वाइट ट्रांजिशन होता है और वक्त बीत जाता है। अचानक एक फोन फर्श पर गिरता है। जुआन हड़बड़ाकर जागता है और जोर से चिल्लाता है। उसे पैनिक होता है कि वो सो गया था। फोन की स्क्रीन पर ढेर सारे मिस्ड मैसेजेस हैं। वो पागलों की तरह अपनी जैकेट ढूंढता है और दरवाजे की तरफ भागता है। आज ट्रांसफर डे है। हाना हाई स्कूल पहुंचकर जुआन वहां का नज़ारा देखकर स्टन रह जाता है। हर तरफ इतनी इमेंस लग्जरी और रईसी है कि उसे यकीन नहीं होता। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो खुद को समझाता है, शांत रहे जुआन, तो यहाँ अपनी एकेडमिक काबिलियत की वजह से आया है। वो कॉन्फिडेंस के साथ चलने की कोशिश करता है। तभी अचानक वो एक लड़की से टकरा जाता है। वो लड़की बहुत ब्यूटीफुल है, लेकिन उतनी ही एरोगेंट भी। वो उसे एक बहुत ही कोल्ड रिमार्क मारकर इग्नोर कर देती है। जुआन उसे देखता रह जाता है। उसका बर्ताव देखकर वो अंदर ही अंदर फ्यूम करने लगता है। कितनी बदतमीज। स्कूल का बैनर नए स्टूडेंट्स का स्वागत कर रहा है। जुआन खुद से कहता है, हिम्मत रख। वो सीधा टीचर्स ऑफिस की तरफ जाता है। रास्ते में उड़ते हुए चेरी ब्लॉसम्स उसे बहुत सुकून देते हैं। सुबह की वो खूबसूरती उसके दिमाग में एच हो जाती है। तभी उसकी आंखों में कुछ गिरता है और वो रुक जाता है। उसके सामने एक नई लड़की खड़ी है जो रो रही है। उन गिरते हुए फूलों के बीच उसे देखकर जुआन फ्रोजन यानी जड़ रह जाता है। सालों बाद अब जुआन अपनी इन पुरानी यादों को याद करता है। वो ईमानदारी से स्वीकार करता है कि उस दिन वो उसकी ब्यूटी को देखकर कैप्टिवेटेड हो गया था। एक पुरानी फोटो उसकी इस सबसे चेरिश्ड मेमोरी की गवाह है। उसे अपनी इस यूथफुल जर्नी की शुरुआत जुआन आज पीछे मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि उस लड़की से मिलना उसकी पूरी लाइफ के पाथ को बदल देने वाला था।
वो एक छोटी सी मुलाकात उसके फ्यूचर की नई परिभाषा बन गई। प्रेजेंट में जुआन अपने ऑफिस से निकलने की तैयारी कर रहा है, तभी अचानक उसे कुछ रियलाइज होता है और उसके कदम रुक जाते हैं। उसे दुख होता है कि उस वक्त उसने उसकी कोई फोटो नहीं ली थी, लेकिन उसकी हर सोच आज भी उसी के चेहरे पर जाकर रुकती है। खिड़की के बाहर पिंक ब्लॉसम्स खिल रहे हैं। जुआन के चेहरे पर एक प्यारी सी वार्म स्माइल आ जाती है। काम करते वक्त उसकी उंगली में उसकी वेडिंग रिंग चमक रही है, यानी उसकी शादी उसी लड़की से हुई है। वो फिर से जुआन स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर के सामने झुककर अपनी सिंसियर ग्रैटिट्यूड आभार जाहिर करता है। एडमिनिस्ट्रेटर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं, तुम्हारी मेहनत वाकई काबिले तारीफ है। यहाँ तक आने में कोई डिफिकल्टी तो नहीं हुई। वो समझाते हैं कि एक सेकेंड ईयर स्टूडेंट के तौर पर उसे अडेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा और उसे अपने होमरूम टीचर की गाइडेंस फॉलो करनी चाहिए। हवा में गुलाबी पंखुड़ियां उड़ रही हैं। अचानक जुआन देखता है कि एक रोती हुई लड़की उन फूलों के नीचे खड़ी है। जैसे ही जुआन उसके पास पहुंचता है, वो स्टार्टल्ड हैरान हो जाती है और एक सडन डैश मारते हुए वहां से भागने लगती है। जुआन उसे बिविल्डर्ड चकराया हुआ देखता रह जाता है। तभी वो लड़की अचानक रुकती है और पीछे मुड़कर पूछती है, क्या तुम टीचर्स रूम ढूंढ रहे हो? तुम एकदम रॉन्ग डायरेक्शन में जा रहे हो। वो उसे राइट मुड़ने का इशारा करती है। जुआन बस हकलाते हुए हाँ कह पाता है। तभी एडमिनिस्ट्रेटर उसे आवाज देते हैं, स्टूडेंट जुआन। ट्रांसफर की सारी प्रोसीजर्स फाइनल होने के बाद होमरूम टीचर उसे क्लास की तरफ ले जाने लगती हैं। जुआन मुस्कुराकर उन्हें शुक्रिया कहता है और रिक्वेस्ट करता है, क्या आप क्लास जाते वक्त मुझे थोड़ा कैंपस टूर दे सकती हैं? स्कूल इतना बड़ा है कि मैं पहले ही लगभग हो गया था। टीचर एक वार्म स्माइल के साथ कहती हैं, हमारा कैंपस वाकई में एक्सेप्शनली लार्ज है। चलो चलते चलते मैं तुम्हें बाकी चीज़ों के बारे में बता देती हूँ। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते हैं, टीचर अलग अलग बिल्डिंग्स की तरफ इशारा करती हैं। जुआन बहुत ही अटेंटिवली उनकी बातें सुनता है और आसपास के स्ट्रक्चर्स के बारे में सवाल पूछता है। उसके मन में कई विचार चल रहे हैं। क्लास के दरवाजे पर पहुंचकर टीचर जोर से कहती हैं, सब अपनी अपनी सीट्स पर बैठो। वो क्लास से पूछती हैं कि क्या नए स्टूडेंट के लिए कोई खाली डेस्क है। टीचर ऑफिशियली अनाउंस करती हैं, आज हमारी क्लास में एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आया है। जैसे ही जुआन उस भीड़ भाड़ वाली क्लास में कदम रखता है, सबकी नजरें उस पर टिक जाती हैं। तभी वो लड़की उसे देखकर डिसबिलीफ में पड़ जाती है। उस जाने पहचाने चेहरे को देखकर जुआन को एहसास होता है कि उसकी साइलेंट प्रेडिक्शन सच हो गई है। वो लड़की उसकी क्लासमेट है। अचानक सीन बदलता है। जुआन जोर से चिल्लाता है। आंखों में तेज चुभन महसूस होती है। दरअसल उसका दोस्त उसे कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनाने की कोशिश कर रहा है। जुआन इस ग्रूमिंग का विरोध करता है और कहता है, मुझे लेंसेज नहीं पहनने, मुझे बस और सोना है। उसका दोस्त पूछता है, क्या तूने काम के लिए कभी इस तरह के लेंसेज पहने हैं? जुआन ईमानदारी से जवाब देता है, नहीं, पहले मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं लेंसेज अफोर्ड कर सकूं। दोस्त हैरान होकर कहता है, ये तो मिरेकल है कि तुझे चश्मा पहनने की वजह से काम से निकाला नहीं गया। जुआन बहस करता है कि बॉसेस को सिर्फ काम से मतलब होता है, शक्ल से नहीं। दोस्त उससे पूछता है, क्या तू नए स्कूल में फिट इन होने को लेकर नर्वस है? तुझे थोड़ा सोशल होने की कोशिश करनी चाहिए। जुआन कहता है कि उसे लोगों के साथ बॉन्ड बनाना नहीं आता। उसका दोस्त जोर देता है कि इस स्कूल में स्टूडेंट्स चश्मा बहुत कम पहनते हैं, इसलिए एक गुड फर्स्ट इंप्रेशन के लिए उसे लेंसेज पहनने ही होंगे। जुआन सोच में पड़ जाता है कि क्या उसका पुराना लुक वाकई इतना बुरा था। जुआन साफ कह देता है कि उसे फालतू की चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। उसका एकमात्र गोल सिर्फ पढ़ाई करना है। लेकिन उसका दोस्त उसे सलाह देता है, भाई कम से कम नए क्लासमेट से झगड़ा मत करना। जुआन उसे एक स्केप्टिकल नजर से देखता है, जैसे उसे पता हो कि शांति बनाए रखना उसके लिए मुश्किल होगा। जैसे ही बेल बजती है, पूरी क्लास जुआन को ऐसे घेर लेती है जैसे क्रेजी बीज हों। सवालों की बौछार शुरू हो जाती है। तुम्हारा नाम क्या है? पुराना स्कूल कौन सा था? इतने प्रेस्टीजियस एकेडमी में तुम्हारा ट्रांसफर कैसे हुआ? जुआन को ये ओवरवेलमिंग अटेंशन बहुत ही बॉदरसम लगता है। वो सोचता है कि क्या इस स्कूल में ट्रांसफर स्टूडेंट्स इतने दुर्लभ हैं? तभी जुआन की नज़र उस लड़की पर पड़ती है जो दूर से उसे देख रही होती है। जैसे ही उनकी आंखें मिलती हैं, वो लड़की फ्लिंच करती है और तुरंत अपनी नज़रें हटा लेती है। जुआन सोचने लगता है, ये मुझे ऐसे क्यों देख रही है? टीचर क्लास में आकर सबको डांटती हैं, अगली क्लास शुरू होने वाली है और तुम सब एक ही डेस्क पर क्यों जमा हो? वो अनाउंस करती हैं कि अगले हफ्ते क्लास प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए वोटिंग होगी। तभी एक लड़का मजाक में खुद का नाम लेता है, लेकिन बाकी सब उसकी कम हाइट का मजाक उड़ाते हैं। माहौल थोड़ा गर्म हो जाता है जब एक स्टूडेंट अग्रेसिवली चिल्लाता है, क्या किसी को कुर्सी से पिटना है?
तभी ग्रे जैकेट वाला लड़का जुआन का नाम पुकारता है और उसे अपनी सीट पर बैठने का कमांड देता है। जुआन थोड़ा ऑफ गार्ड रह जाता है, पर ठीक है कहकर बैठ जाता है। जुआन के बगल वाली डेस्क पर बैठा लड़का अपनी पहचान किम होजन के रूप में देता है। वो बहुत फ्रेंडली बनने की कोशिश करता है और कहता है कि हमें अच्छे से रहना चाहिए। लेकिन फिर वो असली बात पर आता है और प्राइंग क्वेश्चन पूछता है, तुम कौन से क्रैम स्कूल जाते हो, कौन से खास लेक्चर्स अटेंड करते हो? जुआन उसे एक अटर ब्लैंकनेस के साथ देखता है और कोई जवाब नहीं देता। उसे समझ आ जाता है कि यहाँ हर कोई सिर्फ कंपटीशन की फिराक में है। क्लास के बाद जुआन स्टाफ रूम जाता है। टीचर उसे उसके लॉकर का नेम टैग देती हैं और बताती हैं कि लॉकर सेंट्रल हॉलवे में है। वो उसे मैंडेटरी प्रिकॉशंस की एक शीट भी देती हैं। जुआन थैंक यू कहता है और एक सॉफ्ट क्लिक के साथ दरवाजा खोलकर बाहर निकल आता है। निकलते ही सोचने लगता है कि होजन की उस जरूरत से ज्यादा दोस्ती के पीछे जरूर कोई हिडन कैलकुलेटेड मोटिव है। उसे याद आता है कि कैसे होजन उसकी प्राइवेट स्टडी हैबिट्स में पागलों की तरह इंटरेस्ट ले रहा था। जुआन को समझ आ गया कि यहाँ हर कोई सिर्फ अपने मतलब के लिए पास आता है। हॉलवे में चलते हुए जुआन को लॉकर के नियम बहुत ही सिंपल और इररिलेवेंट लगते हैं। तभी अचानक उसकी नज़र एक विशाल बुलेटिन बोर्ड पर पड़ती है। उस पर स्कूल के एलीट स्टूडेंट्स की कामयाबी और बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में उनके एडमिशन्स की लिस्ट लगी है। जुआन उस लिस्ट को छूता है और उसे अपना पास्ट याद आता है, कैसे वो हमेशा टॉप एकेडमिक रैंक पर रहा और कैसे उसने सर्वाइव करने के लिए छोटी मोटी ऑड जॉब्स की थीं। वो खुद से वादा करता है कि इन घमंडी और अमीर स्टूडेंट्स के सामने वो कभी नहीं झुकेगा। तभी पास ही खड़ी हान चेवान तिरस्कार से पूछती है कि ये भूरे बालों वाला लड़का कौन है। जैसे ही वो जुआन का चेहरा देखती है, उसकी एक शार्प गैस्प निकलती है। वो उसे पहचान लेती है। हॉलवे में उसके भारी कदमों की आवाज़ गूंजती है। अचानक एक जोरदार थप की आवाज़ आती है और एक हाथ जोर से जुआन का कंधा पकड़ लेता है। जुआन बुरी तरह स्टार्टल होकर पीछे मुड़ता है। अगले ही पल स्लैम! चाइवान उसे कॉलर से पकड़कर बुलेटिन बोर्ड से सटा देती है। जुआन की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। चाइवान का चेहरा गुस्से से लाल है। उसकी आंखों में अनब्राइडल्ड फ्यूरी है। वो जुआन की शक्ल का बहुत ही बिजार मजाक उड़ाती है और उस पर चिल्लाना जारी रखती है। उसकी अग्रेसिव ग्रिप इतनी मजबूत है कि जुआन हिल भी नहीं पा रहा। वहीं पास की क्लास 2-2 के अंदर होजन का ग्रुप जुआन की बुराई करने में बिजी है। देखा, उसने अपने स्टडी सीक्रेट शेयर करने से मना कर दिया। मुझे तो शक है कि बिना किसी महंगी प्राइवेट ट्यूटरिंग के इसका यहाँ ट्रांसफ़र हो ही नहीं सकता था। वे जुआन की रूड पर्सनालिटी और उसके कोल्ड बिहेवियर का मजाक उड़ाते हैं। वे उसकी घमंडी इमेज को लेकर बातें कर रहे हैं, जबकि बाहर जुआन एक असली मुसीबत में फंसा हुआ है। स्टूडेंट्स के उन तीखे कमेंट्स और हार्श जजमेंट के बाद क्लास 2-2 का माहौल एकदम भारी और शांत हो जाता है। एक विम्सिकल ट्रांजिशन, अजीब सा बदलाव होता है और सीन वापस उसी सुनसान हॉलवे में शिफ्ट होता है जहां तनाव अपनी चरम सीमा पर है। चाइवान अभी भी जुआन का कॉलर पकड़े हुए हैं और नफरत से पूछती है, तेरे जैसा बदतमीज और इंसल्टिंग इंसान अचानक कहां से टपक पड़ा? जुआन पूरी तरह बिविल्डर्ड है, हैरान है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि ये लड़की उस पर इतना क्यों भड़क रही है। जुआन की आंखों में अब इंटेंस एंगर, जबरदस्त गुस्सा दिखने लगता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि कोई उसे इस तरह सरेआम जलील कर सकता है। वो खुद को बेगुनाह महसूस कर रहा है, लेकिन चाइवान का गुस्सा 7वें आसमान पर है। तभी एक जोरदार शार्प टेयर की आवाज आती है। चाइवान जुआन के हाथ से उसके लॉकर की इंस्ट्रक्शन पेपर छीनती है और उसके 2 टुकड़े कर देती है। उस फटे हुए कागज पर स्कूल के ऑफिशियल नियम लिखे थे। चाइवान वो फटा हुआ कागज जुआन के सीने पर जोर से मारती है और एक गहनी, गुस्से भरी सांस लेती है। चाइवान एक बार फिर उसकी शक्ल का मजाक उड़ाती है। वो तुच्छता से कहती है, तेरी ये शक्ल सिर्फ दूसरों को डराने के काम आ सकती है और किसी चीज के नहीं। वो एक डिसमिसिव हफ के साथ वहां से तेजी से निकल जाती है, जुआन को वहीं सन्न छोड़ते हुए। जुआन गुस्से में आपा खो देता है और चाइवान के पीछे जोर से चिल्लाता है। तभी उजांग आगे आता है और चाइवान की इस बदतमीजी के लिए जुआन से माफी मांगता है। वो फटा हुआ कागज समेटते हुए बताता है कि चाइवान पिछले साल क्लास प्रेसिडेंट बनने के बाद से जरूरत से ज्यादा सेंसिटिव और चिड़चिड़ी हो गई है। उजांग पास ही लगे एक पोस्टर की तरफ इशारा करता है जो आने वाले स्टूडेंट काउंसिल इलेक्शंस के बारे में है। उस पोस्टर पर इलेक्शन लड़ने के नियम और योग्यता लिखी है। उजांग अपना परिचय देते हुए कहता है कि वो क्लास 1 से है और बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में कहता है, दोस्त बनेंगे? वो हाथ हिलाकर अलविदा कहता है और वादा करता है कि जब चाइवान का गुस्सा शांत हो जाएगा तो वो जुआन का उससे ठीक से परिचय करवाएगा। अब जुआन हॉलवे में बिल्कुल अकेला खड़ा है। वो अपने फटे हुए इंस्ट्रक्शन पेपर को कंप्लीट डिसबिलीफ के साथ देखता है। एक गहरी आह भरते हुए वो उन कागजों को समेटता है।
सीन बदलता है। जुआन अब टीचर की डेस्क के सामने खड़ा है। थोड़ा हेजिटेंट वो टीचर से रिक्वेस्ट करता है, मैम क्या आप प्लीज़ मेरे लिए एक नया नेम टैग बना सकती हैं, क्योंकि पिछला वाला चाइवान के हंगामे में खराब हो गया है। जुआन के चेहरे पर अब एग्जॉशन साफ दिख रही है। वो खुद से शिकायत करता है कि वो कितना थक चुका है। उसे याद आता है कि कल दोपहर उसने अपना ट्रांसफ़र रिपोर्ट किया और बाकी पूरा दिन अपना ढेर सारा सामान समेटने में निकाल दिया। वो अपनी गर्दन को स्ट्रेच करते हुए एक थकी हुई आह भरता है। वो सोचता है, सुबह 4 बजे तक पढ़ाई की है, अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं मर जाऊंगा। स्ट्रेस और थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही है। उधर चाइवान भी जुआन को लेकर बहुत अनॉयड है। वो सोचती है कि कल उस अजीब लड़के यानी जुआन के चक्कर में उसका दिन खराब हो गया। वो इस पूरे मामले को इग्नोर करने की कोशिश कर रही है, तभी जेके उसे बीच में टोकता है। जेके प्यार से, अरे स्वीटी, तुम कुछ भूल रही हो। वो चाइवान को उसका रीडिंग क्लब बैग पकड़ाते हुए माफ़ी मांगता है और कहता है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। चाइवान तिरस्कार के साथ अपना बैग स्वीकार करती है। जॉन दूर से ये सब देख रहा है। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं है, एकदम ब्लैंक एक्सप्रेशन। वो बस चुपचाप माहौल को समझ रहा है। अचानक होजन आता है और जॉन के कंधे पर हाथ रख देता है। वो बड़े फ्रेंडली अंदाज में गुड मॉर्निंग कहता है और हंसते हुए जॉन की खिंचाई करता है। भाई, तू तो स्कूल के रास्ते में भी पागलों की तरह पढ़ता है, इतनी डेडिकेशन। तभी उनकी मुलाकात जियोंग से होती है। होजन उससे पूछता है कि वो आज इतनी जल्दी स्कूल कैसे आ गया। जियोंग उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि उसने पूरी रात गेमिंग की है और नाश्ता भी नहीं किया। होजन उसे स्कूल स्टोर कैंटीन चलने का सुझाव देता है। जुआन के हाथ में एक कैंपेन फ्लायर है। वो खुद से सवाल करता है कि क्या चाइवान वाकई स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के लिए सही चॉइस है। दूसरी तरफ चाइवान गुस्से में उन पोस्टर्स को डेस्क पर पटक देती है। मुझे इन पोस्टर्स से नफरत है, देखो मैं इसमें कैसी दिख रही हूँ। अरे ये स्ट्रेट फॉरवर्ड लुक तुम पर सूट कर रहा है। सूट, मैं इसमें किसी नकली कल्ट लीडर जैसी दिख रही हूँ। उस महंगे डिज़ाइनर ने मेरी सारी चार्मिंग पॉइंट्स खराब कर दी। उसे पोस्टर बनाना आता भी है। तभी जाम चाइवान से पूछता है कि क्या वो उस स्टूडेंट से माफ़ी मांगेगी जो क्लास में पीछे बैठता है। वो उसे याद दिलाता है कि उस लड़के ने परफेक्ट स्कोर के साथ एडमिशन लिया है, इसलिए बेहतर होगा कि वो टशन दिखाना बंद करे और उससे दोस्ती कर ले। परफेक्ट स्कोर तो क्या हुआ, इसमें बड़ी बात क्या है, इसे मुद्दा मत बनाओ। छोड़ो ये सब, इलेक्शन पर फोकस करो। जुआन अपना बटुआ खोलकर कैश चेक करता है, वो खाली है। स्कूल स्टोर में होजन सबको खाने के लिए कहता है, लेकिन जुआन मना कर देता है। सॉरी, मेरा अभी कुछ खाने का मूड नहीं है। वो खामोशी से अपना खाली बटुआ वापस रख लेता है। होजन देख लेता है कि जुआन ने बटुआ निकाला था। वो तुरंत ऑफर करता है, अरे भाई, हम स्कूलमेट्स हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए, मैं तुम्हारे लिए पे कर दूंगा। होजन और जियोंग पार्टी मनाने लगते हैं और जुआन से कहते हैं कि वो अपनी पसंद की कोई भी ड्रिंक या कॉफ़ी ले ले। जुआन आसपास के स्टूडेंट्स के ऑर्डर सुनता है, लेकिन उसका मन वहाँ नहीं है। वो अचानक मुड़ता है और अपने उन हैरान क्लासमेट्स को वहीं छोड़कर बाहर निकल जाता है। हॉलवे में उसके क्विक स्टेप्स की आवाज़ गूंजती है। उसे चाइवान और जेके की वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं। क्लासरूम में घुसते ही जुआन को एहसास होता है कि इस अमीरों वाली एनवायरनमेंट में वो शांति से नहीं रह पाएगा। वो अपनी डेस्क के पास जाता है और वहां बैठी लड़की को रूखेपन से कहता है, यहाँ से हटो। वो लड़की उसे डिसबिलीफ में देखती है और वहां से हट जाती है। जुआन मन ही मन सोचता है, अगर मैं अब भी चुप रहा तो ये सब मुझे एक लाचार मेंढक की तरह कुचल देंगे। मुझे कुछ बड़ा करना होगा। जुआन वापस स्टाफ रूम पहुंचता है। टीचर को लगता है कि वो अपना नया नेम टैग लेने आया है, लेकिन जुआन की चेहरे पर एक अलग ही डिटर्मिनेशन है। टीचर, जुआन, तुम्हारा नेम टैग बस तैयार ही है। जुआन, मैम, मैं उसके लिए नहीं आया हूँ, मुझे कुछ और कहना है। टीचर हैरान होकर, क्या बात है? मैं स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट के इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ। टीचर सन रह जाती हैं। एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट आते ही सीधे प्रेसिडेंट की गद्दी पर नजर गड़ा रहा है। जुआन वापस क्लास में आता है और सीओ यान की डेस्क के सामने खड़ा हो जाता है। सीओ यान उसे घूरते हुए कहती है, क्या घूर रहे हो? जो कहना है साफ कहो। जुआन एक जोरदार आवाज थट के साथ मेज पर हाथ रखता है और सीधे मुद्दे पर आता है। सीओ यान, तुम मेरी रनिंग मेट बनोगी, हम साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। सीओ यान की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो चिल्लाती है, क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैं और इलेक्शन कभी नहीं। सीओ यान बुरी तरह बैफल्ड है। वो बार बार पूछती है कि उसने उसे ही क्यों चुना। वो साफ मना कर देती है, मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे शामिल मत करो। जुआन अपना हाथ उसकी डेस्क पर जमाता है और एकदम कोल्डली कहता है, तुम्हारे फीलिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है, तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं है, तुम्हें मेरे साथ लड़ना ही होगा। पूरी क्लास में खुसुर फुसुर शुरू हो जाती है। सब हैरान है कि ये नया लड़का चाइवान जैसी ताकतवर लड़की को चैलेंज कर रहा है। लोग बातें करने लगते हैं, क्या इन दोनों का कोई सीक्रेट पास्ट कनेक्शन है? इसने सीओ यान को ही क्यों चुना?
सीओ यान को सबका ध्यान अपनी ओर देखकर घबराहट होने लगती है। वो कहती है, चलो बाहर चलकर बात करते हैं। लेकिन तभी टीचर क्लास में आ जाती हैं और सबको सेल्फ स्टडी का ऑर्डर देती हैं। सीओ यान पसीने पसीने हो जाती है, पर टीचर के सामने कुछ बोल नहीं पाती। क्लास में सन्नाटा है, लेकिन बेंच के नीचे हलचल मची है। सीओ यान अपनी डेस्क पर छुपकर एक सीक्रेट नोट लिखती है। जैसे ही वो उसे जुआन की तरफ उछालती है, जुआन उसे हवा में ही कैच कर लेता है। चिट्ठी में लिखा था, तुमने मुझसे बिना पूछे ये फैसला कैसे ले लिया? मेरी मर्जी की कोई कीमत नहीं है क्या? जुआन उसे एक शांत और फोकस्ड नजर से देखता है। वो तुरंत एक जवाब लिखकर वापस उसकी डेस्क पर उछाल देता है। सीओ यान ने जैसे ही नोट खोला, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। नोट पर लिखा था, मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो, मैं पढ़ाई करने की कोशिश कर रहा हूं। सीओ यान पीछे बैठी गुस्से में फ्यूम हो रही है, जबकि जुआन ऐसे काम कर रहा है जैसे कुछ हुआ ही ना हो। दोनों के बीच तनाव इतना बढ़ जाता है कि वे एक दूसरे को देखकर दंग रह जाते हैं। सीओ यान का सब्र जवाब दे जाता है और वो चिल्ला पड़ती है, मैं तुम्हारे साथ कोई कोऑपरेट नहीं करने वाली। क्लास के बाहर सीओ यान का विरोध जारी है। वो जुआन के पीछे भागते हुए चिल्ला रही है, लेकिन जुआन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो सोच रहा है, ये स्कूल वाले एग्जाम्स के बीच में इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? तभी वे सीढ़ियों पर रुकते हैं। सीओ यान, तुम मुझे इस सब में क्यों घसीट रहे हो? जब मैंने साफ मना कर दिया तो तुम मुझ पर अपनी मर्जी क्यों थोप रहे हो? जुआन मुड़ता है और शांति से पूछता है, क्या मैंने कभी तुम्हारा कुछ बिगाड़ा है? वो आगे कहता है, अगर तुम्हें इतना ही ऐतराज है तो खुद जाकर टीचर से अपना नाम वापस ले लो। सीओ यान को लगता है कि अभी भी रास्ता बचा है, लेकिन जुआन बम फोड़ता है, वैसे भी मैंने एप्लीकेशन पहले ही सबमिट कर दी है। सीओ यान के होश उड़ जाते हैं। क्या तुमने मेरी परमिशन के बिना पेपर वर्क फाइनल भी कर दिया? क्या तुम पागल हो गए हो? वो उस पर चिल्लाती है कि वो उसके पीछे से चाले चलना बंद करे और सीधे बात करे। जुआन रुकता है और एक तीखी अनॉयड नजर से उसे देखता है। पीठ पीछे काम करना? क्या मतलब है तुम्हारा? जब से मैं स्कूल में आया हूं तुम मेरे साथ हॉस्टाइल व्यवहार कर रही हो, और अब जब मैंने कोई एक्शन लिया है तो तुम्हें बोलने की याद आई। जुआन की बातों ने सीओ यान को निरुत्तर कर दिया। उसकी चुप्पी बता रही थी कि जुआन ने एकदम सही नस पकड़ी है। जुआन उसे दो टूक शब्दों में कहता है, मुझसे गॉसिप की शिकार की तरह बर्ताव करना बंद करो। जो भी कहना है आइंदा से मेरे मुंह पर कहना। सीओ यान जुआन के इस इंटेंस वर्बल काउंटर अटैक से सन्न रह जाती है। वो हिचकिचाते हुए पूछती है, क्या तुम्हें उन अफवाहों के बारे में पता था? जुआन बस हाँ में सर हिलाता है। सीओ यान खामोश होकर अपनी नजरें झुका लेती है और उसकी बातों को समझने की कोशिश करती है। जुआन सीढ़ियां चढ़ते हुए अपनी बात दोहराता है, नाम वापस लेना है या नहीं ये फैसला तुम्हारे हाथ में है। वो मन ही मन सोच रहा है कि अगर सीओ यान नहीं मानी तो क्या वो अकेले इलेक्शन लड़ पाएगा। तभी सीढ़ियों के नीचे से सीओ यान की आवाज आती है। वो हार मान लेती है और उसकी शर्त मान लेती है। जुआन रुकता है और मुड़कर देखता है। सीओ यान सीढ़ियों के नीचे खड़ी है और ऑफिशियली उसकी रनिंग मेट बनने के लिए तैयार हो जाती है। हल्के भूरे बालों वाली सीओ यान एक बार फिर कंफर्मेशन मांगती है कि क्या वो वाकई गंभीर है। जैन, अब कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। वो अपना हाथ आगे बढ़ाता है और पूछता है, नाम क्या है तुम्हारा? हालांकि उसे पता है, पर वो एक नई शुरुआत चाहता है। वो सहयोग का प्रस्ताव रखता है और कहता है कि उसे स्कूल में आगे बढ़ने के लिए उसकी मदद की जरूरत होगी। दोनों एक फर्म हैंडशेक करते हैं। उनकी पार्टनरशिप अब पक्की हो चुकी है। सीन बदलता है। जुआन एक पार्ट टाइम जॉब के लिए इंटरव्यू दे रहा है। मैनेजर उसकी काबिलियत की तारीफ करता है, लेकिन फिर वही पुरानी दिक्कत, तुम अभी नाबालिग हो। मैनेजर उसे अपनी हायरिंग पॉलिसी समझाता है और कहता है कि वो बाद में उसे बताएगा। घर जाते वक्त जुआन बहुत परेशान है। वो अपनी खाली जेब और लैक ऑफ सेविंग्स के बारे में सोचकर दुखी हो रहा है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन की आवाज आती है। वो फोन देखता है और एक मिस्टीरियस मैसेज को देखकर थोड़ा पजल्ड हो जाता है। अचानक उसकी आंखों में चमक आती है। वो सेंडर को पहचान लेता है। वो तुरंत उस कॉन्टैक्ट को एडिट करने लगता है। जुआन फोन पर लगातार कुछ अपडेट कर रहा है। वो चिड़चिड़ाते हुए खुद से बड़बड़ाता है, लोग सिर्फ इनिशियल्स क्यों लिखते हैं? पहचानना कितना मुश्किल है। दूसरी तरफ सीओ यान अपने घर पर बाथटब में है और फोन इस्तेमाल कर रही है। वो सोच रही है कि जुआन बिना किसी तैयारी के इलेक्शन में कैसे कूद पड़ा। वो अपना फोन एक तरफ रखती है और एक गहरी आह भरती है। उसे उस कैंपेन स्पीच के ख्याल से ही डर लग रहा है, लेकिन फिर वो खुद को समझाती है और जुआन के प्लान के साथ आगे बढ़ने का फैसला करती है। वो ठान लेती है कि अब वो उसके साथ तालमेल बिठाने की पूरी कोशिश करेगी। सीन बदलता है। काउंसिल इलेक्शन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो जाती है। मीटिंग शुरू होते ही आसपास के स्टूडेंट्स खुसुर-पुसुर करने लगते हैं। जुआन और सीओ यान एक साथ बैठे हैं। टीचर सभी उम्मीदवारों को निर्देश देती हैं कि वे अपने कैंपेन प्लेजेस, चुनावी वादे सबके सामने रखें। चायवान मंच संभालती है और अपनी टीम का प्रेजेंटेशन शुरू करती है। वो वादों की झड़ी लगा देती है। कैंपस का सुधार, इंप्रूवमेंट, सुविधाओं को अपग्रेड करना, पूरे स्कूल में बेहतर वाईफाई की सुविधा।
तभी एक स्टूडेंट सवाल पूछता है, क्या इस कंस्ट्रक्शन से हमारी क्लासेस डिस्टर्ब नहीं होंगी? दूसरा स्टूडेंट सर्विस बदलने की जरूरत पर सवाल उठाता है। चायवान बड़े उत्साह से समझाती है कि सारा काम सिर्फ वीकेंड्स पर होगा ताकि क्लासेस पर कोई असर ना पड़े। वो अपने पार्टनर को इस पूरे प्रोजेक्ट के ओवरसीयर के रूप में इंट्रोड्यूस करती है। वो कैंपस की सुविधा के लिए कियोस्क्स लगाने का भी बड़ा प्लान बताती है। चायवान के इन भारी भरकम वादों को सुनकर बाकी टीमें डर जाती हैं। उन्हें लगता है कि उनके वादे चायवान के सामने बहुत फीके हैं। पूरे कमरे में एक हैवी साइलेंस छा जाता है। सबको लग रहा है कि चायवान पहले ही जीत चुकी है। चायवान तिरस्कार भरी नजरों से तीसरी टीम यानी जुआन और सियोयान की तरफ मुड़ती है। सियोयान घबराकर माफी मांगते हुए कहती है, मैम, हमारी टीम ने अभी तक कुछ भी तय नहीं किया है। चायवान जोर से हंसती है और जुआन की हिम्मत यानी ऑडेसिटी का मजाक उड़ाती है। एक अनजान ट्रांसफर स्टूडेंट और इतनी बड़ी जुर्रत, बिना किसी तैयारी के इलेक्शन लड़ना पागलपन है। वो सियोयान को सलाह देती है कि वो खुद लीड ले, क्योंकि जुआन को तो कुछ पता ही नहीं है। अचानक एक कागज की सरसराहट सुनाई देती है। जुआन अपनी शीट उठाता है और उसे सबके सामने पलट देता है। पूरा कमरा सन्न रह जाता है। कागज एकदम खाली है। जुआन बड़ी बेबाकी से कहता है, हाँ, मैंने कोई तैयारी नहीं की है। पूरी मीटिंग में सन्नाटा छा जाता है। लोग एक दूसरे को देख रहे हैं कि ये लड़का पागल है या जीनियस। जुआन के चेहरे पर एक स्मर्क आती है। वो गौरैया वाली एक पुरानी कहावत कहता है, जिसका मतलब है कि छोटे लोग बड़ी ऊंचाइयों को नहीं समझ सकते। क्या स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने के लिए इन मटीरियल यानी दिखावटी और महंगे वादों की वाकई जरूरत है? वो काला चश्मा पहने या काले बालों वाला लड़का दो टूक कहता है, मेरे पास अपनी जेब से खर्च करने के लिए 1 रुपया नहीं है। मैं तुम्हारी तरह आलीशान कियोस्क पैनल्स का खर्चा नहीं उठा सकता। चायवान चिल्लाती है, क्या तुम अपनी गरीबी पर गर्व कर रहे हो? सियोयान शर्मिंदा होकर सबको चुप कराने की कोशिश करती है और वादा करती है कि वो कुछ तैयार कर लेगी, लेकिन जुआन नहीं रुकता। वो सबकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, तुम लोग जो सुविधाओं के नाम पर पैसा खर्च करने की बात कर रहे हो, ये सिर्फ तुम्हारे खुद के फंड्स का दिखावा है। इसे प्लेज यानी प्लेज कहना असल में तुम्हारी सोच को उथला दिखाता है। सियोयान अपनी डेस्क के पीछे से जुआन को देख रही है। जुआन अपने कड़वे शब्दों के लिए माफी तो मांगता है, पर अपने रुख से पीछे नहीं हटता। सियोयान धीरे से जुआन की आस्तीन पकड़ती है और हार मानकर सिर नीचे कर लेती है। उसे लग रहा है कि जुआन ने सब खराब कर दिया। तभी टीचर जोर जोर से ताली बजाकर सबको शांत रहने का इशारा करती हैं। सब शांत हो जाओ, मुझे इस लड़के की बात पूरी सुनने दो। जुआन के कड़वे लेकिन सच्चे शब्दों के बाद पूरी मीटिंग में सन्नाटा छा जाता है। बाकी उम्मीदवार सहम कर बैठ जाते हैं। सियोयान एक गहरी आ भरती है। जुआन उसकी तरफ मुड़ता है और पूछता है कि उसने अपनी एप्लीकेशन कब जमा की। उसे तो पता भी नहीं था कि वो चुनाव लड़ रही है। सियोयान साफ करती है कि उसने अभी हाल ही में अप्लाई किया है और वो सिर्फ वाइस प्रेसिडेंट की पोजीशन के लिए लड़ रही है। जुआन अपना रुख मोड़ता है और वहां से निकल पड़ता है। उसके चेहरे पर एक गंभीर और फोकस्ड एक्सप्रेशन है। वो दूर से अपनी राइवल जोड़ी चायवान और उसके साथी को देखता है और मन ही मन सोचता है कि ये कितनी अजीब बात है। पुराने पार्टनर्स अब नए साथियों के साथ एक दूसरे के खिलाफ खड़े हैं। आसपास के छात्र भी कानाफूसी कर रहे हैं कि अब चायवान और सियोयान दोनों के मैदान में होने से मुकाबला बहुत कठिन हो गया है। जुआन खिड़की से सियोयान को देख रहा है और सोचता है कि आखिर वो इस झमेले में क्यों फंसी है। वो सियोयान की मासूमियत और घबराहट को देखकर उसे एक स्मॉल विम्परिंग पपी समझता है। लेकिन तभी थड। जुआन अभी ख्यालों में खोया ही था कि अचानक एक जोरदार धक्का उसे होश में ले आता है। कोई बुलेटिन बोर्ड पर एक नोटिस चिपकाता है और जुआन के मुंह से दर्द और शौक में एक चीख निकल जाती है। वो तेजी से मुड़ता है और सामने चायवान खड़ी है। चायवान गुस्से में चिल्लाते हुए, ये शोर किसने मचाया? किसकी हिम्मत हुई? जुआन नीचे झुकी हुई पोजीशन से उसे देखता है। चायवान गुस्से में एकदम निशब्द है। वो जुआन के पास आती है और सीधे उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछती है, क्या तुम्हें समझ आ रहा है कि यहाँ क्या चल रहा है? चायवान अब अपनी प्यारी इमेज छोड़ चुकी है। वो गुस्से में कहती है, इससे पहले कि मैं अपना आपा खो दूं, चुपचाप इस इलेक्शन से अपना नाम वापस ले लो। मैं अभी प्यार से कह रही हूँ, मान जाओ। जुआन एकदम हैरान वाइड कन्फ्यूजन होकर पूछता है, तुम्हारा मतलब क्या है? चायवान उस पर शब्दों के बाण चलाते हुए कहती है, अभी के अभी टीचर के पास जाओ और कहो कि तुम इस रेस से बाहर हो रहे हो। तुम्हारी औकात नहीं है यहाँ टिकने की। चायवान हुआन पर चिल्ला रही है और उस पर घमंडी होने का आरोप लगा रही है। तभी एक तेज स्मैक की आवाज आती है। हुआन अचानक हाथ बढ़ाकर चायवान की कलाई पकड़ लेता है। चायवान सन्न रह जाती है। हुआन की आंखों में एक अजीब सी तीव्रता है। तुम खुद को समझती क्या हो? मुझे ऑर्डर देने वाली तुम कौन होती हो? क्या इस इलेक्शन में सिर्फ तुम अकेली उम्मीदवार हो? सीन बदलता है। हुआन एक फर्स्ट एड किट को देख रहा है और सोचता है कि लोग उन चीजों के लिए क्यों लड़ते हैं जिन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है। फ्लैशबैक में उसका छोटा भाई जैंग अपने सिर पर पट्टी बांध रहा है। एक डरावनी याद सामने आती है।
छात्रों का एक ग्रुप किसी को बुरी तरह पीट रहा है। वापस घर पर जैंग नोटिस करता है कि नए स्कूल में जाने से ठीक पहले हुआन का चेहरा खरोचों से भरा हुआ है। हुआन बताता है कि वो घर की शिफ्टिंग और नौकरी छोड़ने में बिजी था, इसलिए उसने स्कूल जल्दी छोड़ दिया था। मेरी वजह से तुम्हारी लाइफ इतनी मुश्किल हो गई, तुम्हें अपने दोस्तों से दूर आना पड़ा। आई एम सॉरी। जैंग मुस्कुराते हुए, भाई मैं अपने दोस्तों से मिलता रहूंगा, आप अपनी चिंता करो, मेरी नहीं। जैंग खिलखिलाकर हंसता है, लेकिन हुआन उसे खामोशी से देखता रहता है और धीरे से कहता है, भविष्य की चिंता मत करो जैंग, मैं सब ठीक कर दूंगा। सीन वापस स्कूल के कॉरिडोर में आता है। हुआन चायवान के करीब झुकता है और पूछता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? तुम्हारे पास क्या अथॉरिटी है ये तय करने की कि मैं चीजें बिगाड़ रहा हूं या मुझे चुनाव छोड़ देना चाहिए? चायवान उसका मजाक उड़ाती है, तुम्हारे पास पैसे नहीं है, तैयारी नहीं है, देने के लिए सिर्फ गुस्सा है। हुआन के चेहरे पर एक स्मॉक आती है, लगता है मेरी पुरानी बातों ने तुम्हारी दुखती रग पर हाथ रख दिया है। हुआन खड़ा होता है और शांति से स्वीकार करता है, ठीक है, मैं मान लेता हूं कि मैं तुम्हारे मुकाबले कमजोर हूं और मेरे पास कोई तैयारी नहीं है। लेकिन फिर वो चायवान की कलाई को दोबारा मजबूती से पकड़ता है। लेकिन मुझे चुनाव छोड़ने के लिए कहने वाली तुम कौन होती हो? ये फैसला छात्र करेंगे, तुम नहीं। तुम किसी की काबिलियत को जज करने वाली कोई नहीं हो। तुम चाहे कितनी भी मीठी बातें कर लो, तुम्हारी नीयत सिर्फ मेरा अपमान करने की है। वो सीधे उसके मुंह पर आरोप लगाता है कि चायवान उसे इसलिए हटाना चाहती है क्योंकि वो उससे डरती है। जुआन सीधे चायवान की आंखों में देखकर कहता है, तुम सिर्फ इसलिए इतना तमाशा कर रही हो क्योंकि मैं तुम्हें परेशान करता हूं। चायवान अपना आपा खो देती है और चिल्ला कर मानती है, हाँ, तुम एक अनॉयंस हो और मुझे नफरत है कि तुम सियोयान की वजह से इतने कॉकी बन रहे हो। अभी के अभी इस रेस से बाहर निकल जाओ। जुआन उसे एक ठंडी और स्थिर नफरत के साथ देखता है। वो उसे वहीं छोड़ते हुए कहता है, ऐसे इंसान से बहस करने का कोई फायदा नहीं जो सुनना ही ना चाहे। मैं पीछे नहीं हटूंगा, दम है तो रोक कर दिखाओ। अचानक एक तेज साउंड इफेक्ट गूंजता है, मानो चायवान ने हाथ उठाया हो। जुआन वहां से जाते हुए उसे चेतावनी देता है, खबरदार, आज के बाद फिर कभी किसी पर इस तरह हाथ मत उठाना। पीछे से चायवान गलियारे में चिल्लाती रहती है और उसे आखिरी गाली के तौर पर स्क्विड हेड कहती है। जुआन उसकी आवाज़ को पीछे छोड़ते हुए अपने भाई जैंग को याद करता है और खुद से वादा करता है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ जैंग, फिक्र मत करना। सूरज की रोशनी खाली स्कूल हॉलवे में फैल रही है। क्लासरूम में सियोयान अचानक जुआन से कहती है, कैंपेन के वादों की जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, मैं उन महंगे और आलीशान वादों का इंतजाम कर दूंगी। जुआन कन्फ्यूजन में उसे देखता है। वो याद दिलाता है कि उसे ये दिखावा नहीं चाहिए था, लेकिन सियोयान जोर देती है, अगर लड़ना है तो ढंग से लड़ेंगे, तुम बस अपने प्लान्स बताओ, उन्हें सच मैं करूंगी। जुआन उसे देखते हुए कहता है, लगता है तुम बहुत अमीर हो जो ऐसे ऑफर्स दे रही हो, तुम्हारे वादे किसी आलीशान प्राइवेट स्कूल जैसे लग रहे हैं। सियोयान झिझकते हुए पूछती है, क्या तुम अपने पेरेंट्स से फाइनेंशियल हेल्प नहीं लोगी? फिर वो तुरंत माफी मांगती है कि कहीं उसे ऐसा ना लगे कि वो अपने पैसे का घमंड दिखा रही है। जुआन मुस्कुराता है और कहता है, अरे मैं तो बस मजाक कर रहा था, माफी क्यों मांग रही हो? सियोयान उसे गौर से देखती और कहती है, तुम कल वाले उस लापरवाह इंसान से बिल्कुल अलग लग रहे हो। जुआन मानता है कि उसे लगा था सियोयान उससे बहुत नाराज होगी। सियोयान हैरानी से पूछती है, नाराज? भला मैं तुमसे नाराज क्यों होगी? दोनों के बीच एक गहरा सन्नाटा छा जाता है। जुआन उसे शांत नजरों से देखता है और धीरे से कहता है, जुआन पोस्टर के लिए तैयारी कर रहा है। सियोयान उसे एक छोटा सा कागज का डिब्बा थमाती है जो उसने खुद बनाया है। सियोयान की आंखों में उत्सुकता है। वो डेस्क के किनारे से झुककर जुआन को ध्यान से देख रही है कि वो इन मामूली चीज़ों के साथ क्या करने वाला है। जब जुआन सप्लाई के साथ कुछ करने लगता है तो सियोयान उसे रोकते हुए पूछती है, तुम ये क्या कर रहे हो? जुआन एक क्लियर फिल्म पारदर्शी शीट ऊपर उठाकर मुस्कुराते हुए कहता है, काम पूरा हो गया, अब वक्त है इसे सबके सामने लाने का। हाई स्कूल की बिल्डिंग पर धूप चमक रही है। अचानक स्कूल के गलियारे में स्टूडेंट्स की भीड़ जमा होने लगती है। हर तरफ फुसफुसाहट हो रही है। दो स्टूडेंट्स भागते हुए आते हैं और पूछते हैं, वहाँ क्या चल रहा है? वो लड़का क्या कर रहा है? तभी एक स्टूडेंट जोर से सबको आवाज़ देता है, जल्दी आओ, इधर देखो क्या बवाल हुआ है। दृश्य 89, क्लासरूम में धावा। क्लास 2M के दरवाजे पर एक लड़का आकर चिल्लाता है, सियोयान की सीट कहाँ है? क्लास की एक लड़की चिढ़कर पूछती है कि दूसरी क्लास के लोग यहाँ बिना पूछे क्यों घुस रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट्स को उसकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वे सिर्फ जुआन और सियोयान को ढूंढ रहे हैं। सियोयान ये सब देखकर हैरान है। तभी उसे एहसास होता है कि जुआन ने जो मटीरियल लगाया था उसका असर शुरू हो गया है। सियोयान की डेस्क पर कागज के छोटे छोटे मुड़े हुए टुकड़ों का ढेर लग गया है। जुआन के फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है। सियोयान का मैसेज है, जुआन, स्टूडेंट्स और कागज मांग रहे हैं। जुआन फोन की स्क्रीन देखता है और मन ही मन सोचता है, ये सब कितनी जल्दी हो गया, मुझे तो डर था कि शायद कोई इस ओर ध्यान भी नहीं देगा। जैसे ही जुआन गलियारे से गुजरता है शोर बढ़ जाता है।
स्टूडेंट्स उसे पॉइंट करके बातें कर रहे हैं। जिस गरीब ट्रांसफर स्टूडेंट का सब मजाक उड़ा रहे थे, आज वही पूरे स्कूल की चर्चा का विषय बन गया है। जुआन भीड़ के बीच से गुजरता है, उसके चेहरे पर अब एक जीत वाली शांति है। हॉलवे में एक लड़की खामोश और फोकस्ड खड़ी है। अचानक एक फ्लैशबैक आता है। वही लंबे बालों वाली लड़की क्लास के सामने खड़े होकर पूरे आत्मविश्वास से भाषण दे रही है, लेकिन उसकी आंखों में जुआन यानी जान के लिए प्योर रिजेंटमेंट, नफरत साफ झलक रही है। दृश्य वापस वर्तमान में आता है। जुआन एक आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहता है, मेरा जवाब बहुत सादा है, मुझे नहीं पता। उसका ये बेफिक्र अंदाज ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन गया है। गलियारे में जुआन और सियोयान का नया कैंपेन पोस्टर लगा है। उस पर कोई आलीशान वाईफाई या कियोस्क का वादा नहीं है, बल्कि एक अनोखी अपील है। अपनी इच्छाएं लिखो और उन्हें क्लास 2-2 में लेकर आओ, हम उन्हें सच करेंगे। ये आइडिया एक फायर स्टॉर्म की तरह फैल गया। इसका असर ट्रेमेंडस था। पूरे स्कूल का नज़ारा बदल चुका है। क्लासरूम में जहां पहले सिर्फ सन्नाटा रहता था, अब हर स्टूडेंट के हाथ में कागज का एक टुकड़ा है। सब अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी विश लिखने में बिजी हैं। सियोयान की डेस्क पर उन चिट्ठियों का ढेर यानी पाइल ऑफ नोट्स बढ़ता ही जा रहा है। तभी कोई पीछे से जुआन का बैकपैक पकड़ता है। 2 स्टूडेंट्स उसके पीछे चलते हुए उत्साह से कहते हैं, ये इलेक्शन इवेंट तो कमाल है, इसे तो खास तौर पर हम स्टूडेंट्स के फायदे के लिए बनाया गया है। स्टूडेंट्स बुलेटिन बोर्ड के पास जमा हैं और बड़ी हैरानी से उन 50 शीट्स को देख रहे हैं जो वहां लगी हैं। चाइवान के महंगे और बाहरी वादों के मुकाबले दीवार पर एक खाली कागज का डिब्बा टेप से चिपका हुआ है। ये जुआन का पोस्टर है, जो किसी असली पोस्टर जैसा लग भी नहीं रहा। लेकिन लाल बालों वाला छात्र और बाकी सब हैरान हैं। आधे दिन के अंदर ही सारी शीट्स खत्म हो गईं। स्टूडेंट्स अब एक्स्ट्रा कागज मांग रहे हैं ताकि वे अपनी विश लिखकर उस डिब्बे में डाल सकें। पूरे स्कूल में इस अनोखे इवेंट की चर्चा है और सब हंसते हुए अपनी मांगे डिस्कस कर रहे हैं। लंबे बालों वाली चाईवान गलियारे में खड़ी जुआन को घूरती रहती है। इसे चिढ़ है कि बिना किसी तामझाम के जुआन ने अपना लक्ष्य हासिल कर लिया है। तभी पास ही एक छात्र का जैकेट गिरता है और वो खींचकर बुदबुदाता है, धत तेरी की। माहौल में एक अजीब सा तनाव और उत्साह दोनों हैं। सीन बदलता है। ऑफिस के अंदर टीचर उन दोनों पर जोर जोर से चिल्ला रही हैं। इसे तुम पोस्टर कहते हो? तुम्हें अपने वादे, प्लेजेस लिखने थे और तुम स्टूडेंट से उनकी विश लिखवा रहे हो। वो नाराज होकर पूछती हैं कि क्या ये सब सिर्फ एक मजाक है? दूसरी क्लास के स्टूडेंट्स की भीड़ की वजह से टीचर का पूरा दिन खराब हो गया है। सियोयान घबराकर माफी मांगती है, जबकि जुआन शांति से वादा करता है कि वो इसे ठीक कर देगा और नया पोस्टर लगा देगा। टीचर उन्हें तुरंत पोस्टर हटाने का ऑर्डर देती हैं। एक जोरदार रिप की आवाज आती है। जुआन पोस्टर को दीवार से फाड़ देता है। सियोयान, चलो यहां से चलो। सियोयान हैरान होकर बोलती है, लेकिन तुम नया पोस्टर बनाओगे कैसे? हमारे पास बहुत कम समय बचा है। जुआन उससे पूछता है कि क्या उसके पास कोई आइडिया है या वो खुद ही कुछ बना दे। सियोयान सन्न रह जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा कि जुआन के दिमाग में क्या चल रहा है। जुआन उन फटे हुए पेपर्स को कचरे के डिब्बे में डाल देता है। मैंने नया पोस्टर बनाने की बात सिर्फ इसलिए कही ताकि टीचर का गुस्सा शांत हो जाए। मुझे कोई और पोस्टर नहीं बनाना। वो हॉलवे में रुकता है और सियोयान की आंखों में देखकर कहता है, शुरुआत से ही मेरा एकमात्र लक्ष्य तुम्हें अपनी रनिंग मेट बनाना था। तुम्हें इसके अलावा और कुछ करने की जरूरत नहीं है। जुआन उसे कल वाली बात याद दिलाता है और कहता है कि क्लास शुरू होने वाली है, चलो। सियोयान चुपचाप उसके पीछे चल देती है। जुआन मन ही मन सोचता है, अब कोई भी नया मटेरियल बनाना बेकार है, क्योंकि जो काम करना था वो उस एक खाली डिब्बे ने कर दिया है। जुआन गलियारे में आगे बढ़ जाता है और सियोयान उसे दूर से गहरी सोच में डूबी नजरों से देखती रहती है। मंच पर एक छात्र पोडियम पर खड़ा होकर चिल्लाता है। चुनावी भाषणों की शुरुआत होती है। मॉडरेटर सबको शांत रहने को कहता है और कैंडिडेट नंबर 1 यानी चायवान को स्टेज पर बुलाता है। जैसे ही चायवान अपना परिचय देती है, भीड़ में से एक स्टूडेंट भविष्यवाणी करता है, जीत तो इसी की होगी। पीछे बैठे छात्र गपशप कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में कोई कंपटीशन ही नहीं बचा है, जब तक कि टीचर उन्हें डांट कर चुप नहीं कराती। स्टूडेंट्स चायवान के उन शानदार वादों, वाईफाई, कियोस्क्स, अपग्रेड्स की चर्चा कर रहे हैं। जुआन और सियोयान एक साथ बैठे हैं। उन्हें भी एहसास है कि रिजल्ट बहुत ऑब्वियस लग रहा है। मॉडरेटर चायवान की लीडरशिप की जमकर तारीफ करता है और वो बड़े गर्व से अपना सिर हिलाती है। तभी स्क्रीन पर कैंडिडेट नंबर 3 यानी जुआन का एक हाथ से लिखा नोट दिखाया जाता है। उस नोट में पिछले पोस्टर वाले हंगामे के लिए माफी मांगी गई है और वादा किया गया है कि अगर हम चुने गए तो हम सीधे स्टूडेंट्स की राय और सुझावों पर काम करेंगे। जुआन खामोश बैठा है। चायवान उसे प्योर रिजेंटमेंट भरी नजरों से घूर रही है। भीड़ में स्टूडेंट्स चायवान के उस डेथ स्टेयर को नोटिस करते हैं और फुसफुसाते हैं,
क्या चायवान इस नए लड़के से डल गई है? सियोयान जुआन की तरफ मुड़ती है और पूछती है, क्या ये माफी वाला नोट तुमने लिखा है? सीन शिफ्ट होता है। सियोयान हिचकिचाहट के साथ जुआन की आस्तीन पकड़ती है ताकि उसका ध्यान खींच सके। जुआन, क्या हुआ? जो स्पीच मैंने तैयार की है उसमें कुछ गलत है क्या? सियोयान, परेशान होकर, जुआन प्लीज, सब कुछ अपने अंदर मत दबाओ, मुझसे बात करो। अब हमारी बारी आने वाली है। अगर तुम्हें कुछ भी अजीब लग रहा है तो उसे स्पीच में मत बोलना। जुआन बस एक छोटा सा ठीक है कहता है। सियोयान गहरी सांस लेकर स्टेज की तरफ बढ़ती है। तभी एक फ्लैशबैक जैसा दृश्य आता है। एक काले बालों वाली लड़की डेस्क पर बैठकर अपने दोस्तों के साथ हंस रही है और सियोयान की तरफ मजाक में इशारा कर रही है। सियोयान के चेहरे पर चिंता है। वापस वर्तमान में जुआन पूरी तरह फोकस्ड है। अचानक एक तेज शार्प साउंड गूंजती है। जुआन तेजी से हाथ पीछे बढ़ाकर सियोयान की कलाई पकड़ लेता है। सियोयान शॉक में पीछे मुड़ती है। सियोयान, हैरानी और गुस्से में, जुआन, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरा हाथ छोड़ो। एक तेज खिंचाव की आवाज आती है और जुआन सियोयान को अपने साथ खींचते हुए ब्रॉडकास्ट रूम की ओर ले जाता है। अचानक पूरे स्कूल की स्क्रीन्स पर जुआन का चेहरा नजर आता है। क्लासरूम में बैठे स्टूडेंट्स शॉक में रह जाते हैं। स्क्रीन पर लिखा आता है, न्यू ट्रांसफर स्टूडेंट सीओ जीवान। मॉडरेटर किनारे खड़ा होकर बस देखता रह जाता है। जुआन की आंखों में एक अजीब सी तीव्रता यानी इंटेंसिटी है। जैसे ही जुआन बोलना शुरू करता है, स्कूल में खलबली मच जाती है। एक टीचर गुस्से में खड़ी हो जाती है। जुआन पूरी क्लास 2 को संबोधित करते हुए कहता है, क्लास 2, क्या तुम देख रहे हो? ध्यान से सुनो। टीचर्स ऑफिस में सन्नाटा छा जाता है जब जुआन उनके तथाकथित ग्रीटिंग्स को हेजिंग रिचुअल करार देता है। एक सूट पहना हुआ आदमी स्क्रीन को गौर से देख रहा है और जुआन चेतावनी देता है, मेरा स्वभाव बहुत उग्र है, संभल कर रहना। जुआन सीधे हमला करते हुए कहता है, जो कहना है मेरे मुंह पर कहो। एक स्टूडेंट दंग रह जाता है जब जुआन चिल्लाकर कहता है, अपने माँ बाप के पैसे पर उछलना बंद करो और खुद को सुपीरियर समझना छोड़ दो। क्लास में स्टूडेंट्स डर के मारे जम जाते हैं। जुआन आगे कहता है, अगर तुम्हें रैंकिंग्स और लोगों को नीचा दिखाने का इतना ही शौक है तो मिड टर्म एग्जाम्स तक इंतजार करो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं यहाँ कैसे आया और मेरा हाई एंड माइटी व्यवहार क्या होता है। एक तेज शार्प डैंग की आवाज आती है। जुआन पोडियम पर शान से खड़ा है और मॉडरेटर हकलाते हुए सियोयान से पूछता है कि क्या वो अपनी स्पीच देना चाहेगी। स्टूडेंट्स चिल्लाते हैं, ये लड़का पागल है, सिर्फ ये मैसेज देने के लिए इलेक्शन लड़ रहा है। होमरूम टीचर गुस्से में क्लास से बाहर निकल जाती हैं। कुछ छात्र हंस रहे हैं तो कुछ डर के मारे कांप रहे हैं। क्लास की साख मिट्टी में मिल चुकी है। सियोयान स्टेज संभालती है और झुककर माफी मांगने की कोशिश करती है ताकि स्थिति संभल सके, लेकिन तभी क्लैटर। जुआन अचानक हाथ बढ़ाकर सियोयान के हाथ से माइक्रोफोन छीन लेता है। सियोयान और पूरा स्कूल सन्न रह जाता है। सियोयान सबके सामने झुककर माफी मांग रही होती है, तभी जुआन उसे बीच में ही टोक देता है। तुम उन चीजों के लिए माफी क्यों मांग रही हो जो मैंने खुद करने का फैसला किया है? सियोयान चिंता भरी नजरों से उसे देखती है और पूछती है कि क्या वो अब स्टेज से नीचे उतरने के लिए तैयार है। जुआन उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछता है, क्या तुम इन स्टूडेंट्स और टीचर्स के जजमेंट से डर रही हो? मंच पर खड़े इन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे वे दुनिया से बिल्कुल अलग हों, ट्रूली वन ऑफ अ काइंड। जुआन मानता है कि उसे समझना मुश्किल है, पर उस सियोयान से पूछता है, डर मैं रहा हूं तो तुम क्यों कांप रही हो? मॉडरेटर पूरी तरह घबरा गया है और स्थिति को संभालने की नाकाम कोशिश करता है। जैसे ही जुआन और सियोयान स्टेज छोड़ते हैं, मॉडरेटर की सांसें अटक जाती हैं। जुआन मजबूती से सियोयान का हाथ पकड़ता है और उसे उस भीड़ के बीच से बाहर ले जाता है। मॉडरेटर पीछे से चिल्लाता रहता है, कैंडिडेट नंबर 3, रुकिए, लेकिन वे नहीं रुकते। जूली भीड़ में बैठी उन्हें खामोश और गहरी नजरों से जाते हुए देख रही है। जुआन उस पल को याद करता है जब उसे पूरे स्कूल में वियर्डो घोषित कर दिया गया था। वो इसे अपनी जिंदगी की एक ऐसी डार्क एंड चाइल्डिश याद बताता है जिसे वो कभी याद नहीं करना चाहता। सीन बदलता है। एक ट्रेंच कोट पहना हुआ आदमी यानी कि जुआन का भविष्य का रूप चल रहा है। उसे वो दिन याद आता है जब उसने आखिरकार सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। एक फ्लैशबैक में वही भूरे बालों वाली लड़की और काले बालों वाला लड़का यानी कि जुआन उस आदमी के पास से दौड़ते हुए गुजरते हैं। चश्मे वाला वो आदमी मुस्कुराता है और उस पुराने स्टंट के बारे में सोचता है। हवा में फूलों की पंखुड़ियां उड़ रही हैं। एक फ्लैशबैक में टीचर उन्हें रिफ्लेक्शन लेटर्स यानी माफीनामा या सुधार पत्र के दोनों तरफ से पूरी तरह भरने का आदेश देती है। ऑफिस में बैठी सियोयान दुखी होकर कहती है कि उसकी लाइफ में ये पहली बार है जब उसे रिफ्लेक्शन लेटर लिखना पड़ रहा है।
तभी जुआन पेन की आवाज़ करते हुए कहता है, तुम घर जाओ, तुम्हारा लेटर भी मैं ही लिख दूंगा। सियोयान थोड़ी हिचकिचाती है, लेकिन फिर मान जाती है। सियोयान जब जाने लगती है तब जुआन उसे रोककर पूछता है, क्या तुम्हें सच में मेरे हालात पर दया आ रही है? वो बड़ी बेबाकी से सच बोलता है, मैंने तुम्हें अपनी रनिंग मेट सिर्फ इसलिए चुना क्योंकि तुम सबसे आसान यानी कि ईजीएस्ट टू डील विद लग रही थी। सच तो ये है कि मैंने तुम्हें इस इलेक्शन में सिर्फ इसलिए घसीटा क्योंकि तुम मुझे घूर रही थी और मुझे चिढ़ हो रही थी। वो स्वीकार करता है कि इस पूरी स्थिति के लिए दूसरे लोग ज्यादा जिम्मेदार थे, तुम नहीं। जुआन बहुत धीमी आवाज में सियोयान से कहता है, सॉरी तुम्हें इस मुसीबत में घसीटने के लिए। सियोयान खामोश रहती है। उसे एहसास होता है कि नए आने वालों को यहाँ अक्सर कुछ छात्रों द्वारा परेशान किया जाता है और ये सब बस कुछ ही दिनों की बात होती है। सियोयान जुआन से पूछती है, तुमने ये सब बस कुछ दिनों के लिए सह क्यों नहीं लिया? इतना बड़ा तमाशा करने की क्या जरूरत थी? जुआन खिड़की के बाहर देखते हुए मानता है कि अगर उसने इंतजार किया होता तो शायद चीजें अलग होती, लेकिन तभी उसके दिमाग में एक दर्दनाक याद कौंधती है। फ्लैशबैक में दिखता है कि कुछ गुंडे छात्र एक अकेले छात्र की डेस्क को लात मार रहे हैं। वो छात्र अपनी सीट पर सिमटा हुआ बेबस बैठा है। एक बुली शैतानी मुस्कान के साथ उसके ऊपर खड़ा है और हमला करने की तैयारी में है। अचानक एक शार्प क्रंच की आवाज आती है। वो बुली जानबूझकर उस छात्र की मैथ नोटबुक को पैरों से कुचल देता है। वापस ऑफिस में जुआन रुंधे गले से कहता है, मेरे पास जवाब देने का यही इकलौता तरीका था। मुझे नहीं लगा था कि तुम इसे समझ पाओगी। सियोयान उसे गौर से देखती है और कहती है, तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो कि मैं नहीं समझूंगी? वो घर जाने के बजाय वहीं रुकने का फैसला करती है। वो कहती है, मैं कहीं नहीं जा रही, चलो ये लेटर साथ मिलकर खत्म करते हैं। तभी ऑफिस के दरवाजे पर किसी के हाथ की जोरदार आवाज यानी थट सुनाई देती है। कोई दरवाजे के हैंडल को मजबूती से पकड़ता है और एक लंबी चरमराहट के साथ दरवाजा खुलने लगता है। जुआन और सियोयान चौंक कर उस ओर देखते हैं। सियोयान एक पेन क्लिक करती है और जुआन को थमाते हुए कहती है, चलो अब जल्दी शुरू करो और इसे खत्म करो, मुझे बस ये लेटर पूरा करके घर जाना है। जुआन उसे हैरानी से देखता है और मजाक में पूछता है, क्या तुम कोई संत हो? पूरे कैंपेन के दौरान तुम्हें गुस्सा नहीं आया तो क्या अब आ रहा है? सियोयान अपनी नजरें नीची कर लेती है और धीरे से कहती है, अगर मैं समझाऊं भी तो शायद तुम मेरी भावनाओं को नहीं समझ पाओगे। जुआन उसे गंभीर और विचारमग्न नजरों से देखता है। वो कुछ कहना चाहता है पर खामोश रह जाता है। वे दोनों उस शांत ऑफिस में बैठकर अपने अपने रिफ्लेक्शन लेटर्स लिखने लगते हैं। बाहर सन्नाटा है पर उनके अंदर भावनाओं का तूफान चल रहा है। सियोयान लिखते लिखते मुड़कर जुआन को देखती है। जुआन मन ही मन सोच रहा है कि अगर उसे इस हंगामे के अंजाम पहले से पता होते तब भी वो वही करता जो उसने किया। सियोयान की आंखों में एक अजीब सी चमक है, जैसे उसे जुआन के बारे में कोई बहुत बड़ी सच्चाई समझ आ गई हो। जुआन अपने कान को छूते हुए अपनी बेबसी को महसूस करता है, फिर वापस अपनी पीठ मोड़कर लिखने में मग्न हो जाता है। अगली सुबह जुआन अपने फ़ोन को थकी हुई नज़रों से देख रहा है। एक लंबी जम्हाई लेते हुए वो अपनी नींद की कमी और पार्ट टाइम जॉब्स की थकान के बारे में सोचता है। उसकी हालत ऐसी है कि बस अब गिर जाएगा। वो क्लासरूम में घुसता है और सोचता है, आज एथिक्स की क्लास में बस सो जाऊंगा वरना मैं मर जाऊंगा। लेकिन जैसे ही वो अपनी डेस्क के पास पहुंचता है वो ठिठक जाता है। जुआन की सीट पर बैंगनी बालों वाला एक लड़का मज़े से बैठा गेम खेल रहा है। पास ही ज़मीन पर उसका काला बैकपैक पड़ा है। क्लास के दूसरे बच्चे खुसर फुसर कर रहे हैं, देखो जुआन की सीट फिर से छिन गई, ये लड़का सिर्फ अटेंशन पाना चाहता है। जुआन बहुत शांति से अपनी सीट खाली करने को कहता है, लेकिन वो बैंगनी बालों वाला लड़का उसका मजाक उड़ाता है। अटेंशन सीकर नहीं, इसे तो नट जॉब कहना चाहिए। इलेक्शन वाले ड्रामे के बाद तो तू स्कूल का आइडल बन गया है भाई। वो जोर जोर से हंसने लगता है। एक दूसरा स्टूडेंट उसे रोकने की कोशिश करता है पर जुआन का सब्र जवाब दे चुका है। सख्त आवाज में, टीचर के आने से पहले यहाँ से हट जाओ। जब वो लड़का नहीं हिलता तो अचानक एक जोरदार स्लैम की आवाज आती है। जुआन गुस्से में पूरी डेस्क को ही पलट देता है। उस लड़के का सारा सामान और गेम हवा में उछलकर कमरे में बिखर जाते हैं। बैंगनी बालों वाला लड़का जमीन पर गिरता है पर उसके चेहरे पर अब भी एक चिढ़ाने वाली मुस्कान है। बैंगनी बालों वाला छात्र किम सुंग वॉन जुआन की कुर्सी पर बिल्कुल रिलैक्स होकर अकड़ में बैठा है।
ऊपर से देखने पर साफ दिख रहा है कि गतिरोध जारी है। वो जुआन की धमकियों को ऐसे अनसुना कर रहा है जैसे वो कोई धूल हो। वो पीछे की ओर झुकता है और एक बेहद घटिया चिढ़ाने वाली मुस्कान देता है। अचानक वैम, जुआन के सब्र का बांध टूट जाता है। वो तेजी से आगे बढ़ता है, मेज पर हाथ पटकता है और सीधे उस बुली की हुडी पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है। जुआन के अंदर इस वक्त इतना गुस्सा है कि वो उसे उठाकर पटक देना चाहता है। जुआन गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है, किमुआन। तभी सियोयान क्लासरूम में तेजी से अंदर आती है और चिल्लाती है, तुम लोग एक शांत बैठे इंसान को क्यों परेशान कर रहे हो? किमुआन बहाना बनाता है कि जुआन उसे खूनी नजरों से देख रहा था, लेकिन सियोयान उसकी बातों को अनसुना कर देती है और सीधे जुआन के पास पहुंचती है। सियोयान, जुआन क्या तुम ठीक हो? किमुआन उन पर ताना मारता है, ओह क्या तुम दोनों डेट कर रहे हो? सियोयान नीचे गिरती हुई किताब उठाने के लिए झुकती है और जुआन से कहती है, इसे इग्नोर करो। जैसे ही सियोयान किताब उठाने के लिए हाथ बढ़ाती है, जुआन उसका हाथ पकड़कर उसे झटके से वापस ऊपर खींच लेता है। सियोयान चौंक जाती है। जुआन सियोयान और उस बुली के बीच ढाल बनकर खड़ा हो जाता है। जुआन सख्त आवाज में, ये बकवास बंद करो। सियोयान, तुम किताब नहीं उठाओगी। किमुआन, इसे तुम खुद उठाओगे। किमुआन हंसता है, पर जुआन उसे आखिरी चेतावनी देता है, जब तक मैं प्यार से कह रहा हूं, इसे उठा लो। किमुआन मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुझे आए हफ्ता भर हुआ है और तूने पहले ही हमारी क्लास की साख मिट्टी में मिला दी है। जुआन उसे खूनी नजरों से घूरता है और चेतावनी देता है, किमुआन, अपनी जबान संभालो और जो तुमने कहा है उसके परिणामों के लिए तैयार रहना। माहौल में तनाव इतना बढ़ चुका है कि कमरे में सन्नाटा छा जाता है। किमुआन का चेहरा गुस्से और छाया में धुंधला हो जाता है। जुआन खुद नीचे झुककर गिरी हुई चीजें उठाने लगता है और सियोयान को बैठने के लिए कहता है, लेकिन सियोयान जिद करती है कि वो मदद करेगी ताकि जब टीचर आए तो कोई गलतफहमी ना हो। जुआन मुड़कर एक स्मर्क देता और कहता है, अगर यहाँ कोई असली बुली है तो वो मैं हूँ। सियोयान उसे देखती रह जाती है। उसके चेहरे पर एक हल्की सी दिलचस्प मुस्कान आती है। वो निशब्द है, मानो सोच रही हो, क्या वाकई? तभी एक काले बालों वाली लड़की क्लास में झांकती है और सियोयान को स्नैक बार चलने के लिए बुलाती है। सियोयान की नजरें अभी भी जुआन पर टिकी हैं। वो धीरे से उसका नाम बुदबुदाती है। उसकी सहेली पूछती है, क्या जुआन ठीक है? उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा स्ट्रेस दिख रहा है। वो सियोयान को सलाह देती है, इस साइको का साथ छोड़ो और अच्छे दोस्त बनाओ। लेकिन सियोयान उसे चुप कराते हुए कहती है, चिल करो, ऐसा कुछ नहीं है। जुआन गुस्से और फ्रस्ट्रेशन में जल रहा है। वो अपना चेहरा हाथों से ढक लेता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, मैं उस कमीने को जान से मार दूंगा। वो इस पूरी स्थिति से बुरी तरह थक चुका है। बाद में अपनी डेस्क पर बैठे हुए उसे नींद की कमी की वजह से भयंकर सिरदर्द होता है। वो अपनी बाह पर सिर रखकर बस एक छोटी सी झपकी लेने की कोशिश करता है। जैसे ही जुआन की आंख लगती है, किम सुंग वान उसे मजे से टीचर के सामने रैट आउट कर देता है। टीचर जुआन को टोकती है, जुआन, क्या तुम्हें एथिक्स की क्लास कोई मजाक लगती है? हड़बड़ाया हुआ जुआन नींद से जागता है और माफी मांगता है। किम सुंग वान पागलों की तरह हंसने लगता है जब टीचर जुआन के पॉइंट्स डिडक्शन का ऐलान करती है। जुआन अंदर ही अंदर उबल रहा है, तुम्हें ये मजाक लग रहा है? हंस लो बेटा। जुआन सीधा किम सुंग वान के सामने खड़ा हो जाता है। अब वो माफी या बहस के मूड में नहीं है। वो सख्त लहजे में उसे हुक्म देता है कि वो अपनी असली सीट पर वापस चला जाए और जुआन की डेस्क खाली करे। किमुआन बड़ी ढिठाई से दूसरे छात्र होजुन को आवाज लगाता है और उससे सबके सामने कंफर्म करवाता है कि क्या वो अपनी सीट बदलना चाहता था। होजुन, जो डरा हुआ है, दबी आवाज में हाँ कह देता है। किमुआन एक विजयी मुस्कान के साथ जुआन से कहता है, देख लिया, मामला रफा दफा हो गया, सीट अब मेरी है। वो कुर्सी पर पसरते हुए जुआन को चिढ़ाता है, क्या तुझे सबूत के तौर पर कोई कानूनी कागज चाहिए? जुआन गुस्से में कांप रहा है। उसे समझ आ गया है कि सिर्फ धमकियों से काम नहीं चलेगा। उसे किमुआन को एक ऐसा सबक सिखाना होगा जो मिसाल बन जाए। सियोयान घबराकर जुआन के कान में फुसफुसाती है, प्लीज जुआन, खुद पर काबू रखो, अभी कुछ मत करना। तभी हॉलवे में कुछ लड़कियां अपनी अगली क्लास के लिए टेक्स्ट बुक लेने की बातें करती हुई गुजरती हैं। जुआन सियोयान से पूछता है कि वो क्या कर रही है। सियोयान मुस्कुराते हुए पीस साइन दिखाती है और कहती है कि वो यहीं रुक रही है। जुआन उसे ऑल द बेस्ट कहकर वहां से निकल जाता है। चलते चलते वो सोचता है कि उसका वी साइन कितना क्यूट था, पर अचानक उसे झटका लगता है। अरे नहीं, वो वी साइन नहीं था, वो तो क्लास 2-2 के लिए नंबर 2 का इशारा था। जुआन अपना सिर पकड़ लेता है, लगता है नींद की कमी और सिर दर्द ने मुझे पागल कर दिया है। सीन बदलता है क्लास 1 की तरफ, जहां चाईवान अपनी पढ़ाई में मग्न है। तभी थमरुइन उसके डेस्क पर एक बड़ा सा लिफाफा पटकता है। चाईवान, ये क्या बदतमीजी है, इसमें क्या है? थमरुइन रूखेपन से, बधाई हो, तुम नई स्टूडेंट बॉडी प्रेसिडेंट बन गई हो ना, तो ये लो, मैंने ये सब तुम्हारे लिए इकट्ठा किया है, अब तुम ही इनसे निपटो। चाईवान उलझन में लिफाफा खोलती है।
उसे लगता है कि ये सिर्फ कुछ मामूली कागजात हैं, लेकिन जैसे ही वो अंदर की चीजें देखती है, उसका चेहरा चिबी स्टाइल में डर के मारे पीला पड़ जाता है। थमरुइन तंज कसते हुए कहता है, गुड लक प्रेसिडेंट साहिबा, और मुड़कर जाने लगता है। हैरान परेशान चाईवान पीछे से उसे रुकने के लिए चिल्लाती है, पर वो नहीं रुकता। जुआन अब अकेला बैठा किताब पढ़ रहा है, लेकिन उसका मन शांत नहीं है। वो अपनी ही धुन में उस स्क्विड बास्टर्ड को मन ही मन गालियां दे रहा है। दूसरी तरफ चाईवान उन हजारों विश पेपर्स को देख रही है जो उसे सौंपे गए हैं। उसका चेहरा भावनाओं से लाल हो गया है और वो बस इतना ही कह पाती है, सीरियसली। एक कैफे और फिर एक शानदार डिनर टेबल का नजारा दिखता है। फूलों का बुके और महंगे गिफ्ट्स एक कुर्सी पर रखे हैं। एक नोट पर लिखा है, बेटी को स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट बनने पर बहुत बहुत बधाई। डिनर टेबल पर चाईवान की माँ या कोई महिला उससे कहती है कि इस जीत की खुशी में वो जो चाहे मांग सकती है। चाईवान बस धीरे से अपनी सहमति देती है। चाईवान खामोशी से अपना खाना खा रही है, लेकिन उसका दिमाग कहीं और है। अचानक वो बनावटी उत्साह के साथ कुछ बोलने की कोशिश करती है, पर बातचीत जुआन की तरफ मुड़ जाती है। वो महिला बगल में बैठे आदमी से जुआन की उस अजीबोगरीब स्पीच की शिकायत करती है। कितना अजीब लड़का था वो, और कितनी वियर्ड स्पीच थी। तभी वैक! आदमी गुस्से में टेबल पर हाथ पटकता है और बातचीत को वहीं खत्म कर देता है। क्रैब हेयर क्लिप वाला आदमी चाईवान से कहता है कि चुपचाप खाना खाओ, लेकिन वो पलटकर चिढ़ते हुए जवाब देती है। वो महिला पूछती है, क्या जुआन वही लड़का है जिसने वो विश पोस्टर लगाया था? चाईवान हाँ में जवाब देती है। तभी उसके पिता, वेस्ट पहने हुए आदमी, एक दिलचस्प बात कहते हैं। पूरी क्लास के सामने वो अनाउंसमेंट करना वाकई एक बहुत ही इंटेंस और प्रभावशाली कदम था। चाईवान मन ही मन सोचती है, हाँ, प्रभावशाली तो था, पर पागलपन भी था। उसे जुआन का वो चेहरा याद आता है जो उसने ब्रॉडकास्ट के बाद कैफेटेरिया में देखा था। एक फ्लैशबैक सीन दिखता है। कैफेटेरिया में एक छात्र जुआन के पास आता है और कहता है, मैंने तुम्हें ही वोट दिया था, अब आगे के लिए तैयार रहना। चाईवान सोच रही होती है कि जुआन में इस पर क्या जवाब दिया होगा। फ्लैशबैक में जुआन बिना किसी घबराहट के शांति से उस छात्र की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम्हें पता है ना कि तुम जिससे बात कर रहे हो वो 3rd ईयर का स्टूडेंट है। यानी जुआन ने सीनियर होने के नाते उसे अपनी जगह दिखा दी। फ्लैशबैक में जुआन उस सीनियर छात्र की आंखों में झांकते हुए पूछता है, क्या आप वाकई रोज इस 2nd ग्रेड फ्लोर तक आने की सिरदर्दी झेलने के लिए तैयार हैं? उसका बेखौफ अंदाज सीनियर को चुप करा देता है। वापस डिनर टेबल पर चाईवान का भाई पागलों की तरह हंसते हुए कहता है, जुआन वाकई में सिर फिरा है। वो तो एक इकोसिस्टम डिस्ट्रॉयर की तरह है जिसने पूरे स्कूल का माहौल ही बदल दिया। चाईवान ये सुनकर मुस्कुरा देती है। उसे पता है कि उसका भाई गलत नहीं कह रहा। वो अपनी ही सोच में डूबी हुई है और उसके चेहरे पर एक गहरी मुस्कान है। बाद में कार में जाते समय चाईवान का भाई चढ़कर कहता है, बस भी करो, अब चुप हो जाओ, तुम एक ही बात बार बार दोहरा रही हो। फिर वो सीधे मुद्दे पर आता है, क्या तुम जुआन को पसंद करने लगी हो? तुम तब से बिना रुके बस उसी के बारे में बात कर रही हो। चाईवान ये सुनकर दंग रह जाती है। उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो अपना बचाव करते हुए कहती है, मैंने तो बस इतना कहा कि वो अजीब यानी वियर्ड है। तभी उसका भाई अनाउंस करता है कि वे घर पहुंच गए हैं। गाड़ी से उतरते समय चाईवान चढ़कर आह भरती है। उसका भाई उसे और चढ़ाता है। खुद ही बात शुरू की और अब खुद ही गुस्सा हो रही हो। अंदर जाकर चाईवान अपना जैकेट बिस्तर पर पटकती है और सोचती है, जाहिर है एक वियर्डो तो सेंटर ऑफ अटेंशन रहेगा ही। वो अपनी डेस्क पर बैठती है और फोन चेक करते हुए बुदबुदाती है। ये सब बिना सिर पैर की बातें हैं। लेकिन तभी उसके दिमाग में जुआन का वो दृढ़ और फोकस चेहरा आता है। चाईवान का चेहरा अचानक शर्म से लाल हो जाता है। वो सोचने लगती है, क्या वाकई ये सिर्फ उसकी अजीब हरकतों की वजह से है या फिर इसके पीछे कोई और वजह है। तभी उसका भाई कमरे में घुसता है अपना जैकेट पकड़े हुए और झुंझलाकर चिल्लाता है, मैं बहुत ज्यादा सोच रहा हूँ। सीन बदलता है और फैमिली कार का नजारा दिखता है जहां माँ धीरे से अपने पति को आवाज देती है। कार में चाईवान की माँ अपने पति से पूछती है, क्या चाईवान जिस ट्रांसफर स्टूडेंट की बात कर रही है ये वही है जिसके बारे में तुमने पहले बताया था? पति खामोशी से अपनी सहमति देता है। ये सुनकर माँ के चेहरे पर गहरी चिंता छा जाती है। उन्हें शायद अंदाजा है कि ये लड़का उनकी बेटी की लाइफ में कोई बड़ा तूफान ला सकता है। सीन बदलता है। सियोयान अपनी डेस्क पर सिर रखकर थकी हुई बैठी है। तभी डेस्क पर एक डॉक्यूमेंट रखा जाता है। टीचर जुआन को बताती हैं कि होजुन ने खुद आकर सीट बदलने की रिक्वेस्ट की थी क्योंकि उसे जुआन के बगल में बैठने में डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने कीमुआन को वहां बैठने की इजाजत दे दी। टीचर जुआन को बुरी तरह झाड़ती हैं, तुम कितने बेवकूफ हो, सेमेस्टर शुरू होते ही तुमने पूरी क्लास को अपना दुश्मन बना लिया है।
जुआन शांति से माफ़ी मांगता है और कहता है कि शायद वो लड़का बस थोड़ा जिज्ञासु था। मेरी वजह से आपको जो परेशानी हुई उसके लिए सॉरी। वो पूछता है कि क्या वो किसी और से सीट बदलने के लिए कह सकता है, लेकिन टीचर उसे झिड़क देती हैं। चुप रहो, तुम्हारे फैलाए हुए रायते को मुझे समेटना पड़ रहा है। क्या तुमने एक बार भी अपने एक्शंस के अंजाम के बारे में सोचा था? टीचर के ऑफिस का दरवाज़ा जोर से बंद होता है। जुओन गलियारे में अकेला खड़ा है और सोचता है, अब मुझ पर एक वियर्डो का ठप्पा लग चुका है। उसे एहसास होता है कि चाहे उसकी नीयत सही थी या गलत, अब जिम्मेदारी उसे ही लेनी होगी। उसका चेहरा सख्त हो जाता है, पर उसके अंदर अभी भी एक द्वंद्व चल रहा है। जुओन क्लास में किमुओन को मज़े से बैठे हुए देखता है और डर के मारे सोचता है, क्या वाकई मुझे अगले कई महीनों तक इस घटिया इंसान को झेलना होगा? तभी यादों का एक सिलसिला शुरू होता है। स्टूडेंट्स बात बात पर जुओन की शिकायतें कर रहे हैं। किमुओन छोटी छोटी बातों पर उससे झगड़ा कर रहा है और उसे उकसा रहा है। जुआन को अपने पुराने स्कूल के वे बुलीज याद आते हैं जो बिल्कुल इसी तरह व्यवहार करते थे। उसे एक दर्दनाक डेजा वू महसूस होता है। वैम! वो गुस्से में क्लासरूम का दरवाजा जोर से बंद करता है। उसके अंदर डेस्क को लात मारने वाले इस अजीब और घटिया डेलिंक्वेंट अनुष्ठान के खिलाफ गुस्सा उबल रहा है। वो अपनी मुट्ठी कसता है और एक कठिन चुनाव के बारे में सोचता है, या तो मैं या वे। किमुआन के सिर के पिछले हिस्से को घूरते हुए जुआन के मन में उसे जोरदार तमाचा मारने की इच्छा होती है। उसे किमुआन का वो ताना याद आता है, तूने क्लास की साख बर्बाद कर दी है। जुआन को अपनी खुद की चेतावनी भी याद आती है जो उसने उसे जोखिम समझने के लिए दी थी। अब वही शब्द उसके अपने दिमाग में गूंज रहे हैं। चीज़ों को ज्यादा सोचना अब जुआन के लिए बहुत थकाऊ हो गया है। वो फैसला करता है कि वो बस कुछ महीनों तक ये सब चुपचाप सहेगा। सीओ यान उसे बड़ी चिंता और उलझन के साथ देखती है और उसे आवाज़ देती है, लेकिन जुआन बस उसे घूरता है और रूखेपन से कहता है, चुप रहो। जुआन पीछे से किमुआन के पास पहुंचता है। किमुआन बड़े कैजुअल अंदाज में पीछे मुड़ता है और पूछता है, क्या तुमने प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए पढ़ाई की है? वो जुआन को परेशान करने की कोशिश करता है, लेकिन जुआन पत्थर की तरह शांत और खामोश खड़ा रहता है। किमुआन अपना सिर हाथ पर टिकाकर बोरियत और गहरी सोच का नाटक करता है। तभी एक भूरे बालों वाली लड़की बोट आय वाली किमुआन के पास आती है और उससे प्रैक्टिकल एग्जाम में मदद मांगती है। वो कहती है, तुम जो चाहोगे मैं वो पे कर दूंगी, ये तो तुम्हारे लिए डबल प्रॉफिट जैसा होगा। किमुआन हंसते हुए जुआन की ओर झुकता है और कहता है, मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन मैंने तुम्हारे फोन में झांका था क्योंकि तुम हमेशा उस पर लगे रहते हो। वो जोर से हंसते हुए सबके सामने कहता है, उसमें तो जॉब लिस्टिंग्स खुली हुई थीं। पूरी क्लास के सामने जुआन की गरीबी और मजबूरी का मजाक उड़ाया जा रहा है। किमुआन जुआन के कंधे पर हाथ रखता है और पूरी क्लास के सामने उसके पार्ट टाइम जॉब्स का मजाक उड़ाता है। वो बड़ी चालाकी से हमदर्दी जताते हुए कहता है, अरे अब तो हम साथ बैठते हैं तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। तभी क्लास के दरवाजे से वो बोट आय वाली लड़की किमुआन को टोकती है कि वो ये सब क्या कर रहा है। तभी वैम! एक गहरा धुंधला सा साया बिजली की रफ्तार से किमुआन के पास से गुजरता है। बोट आय वाली लड़की अपनी फटी आंखों और खुले मुंह से बस देखती रह जाती है। वो साया और कोई नहीं बल्कि स्टूडेंट प्रेसिडेंट हान चीवान है। एक झटके में चाइवान किमुआन को उसकी डेस्क पर दे पटकती है। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, हवा में सफेद कपड़ों की एक लहर दिखती है और किमुआन का सिर डेस्क से टकराता है। चाइवान किमुआन के ऊपर खड़ी होकर सख्त आवाज में कहती है, ये तुम्हारे लिए मेरा आखिरी और सबसे अच्छा ऑफर है, आज ही फैसला कर लो। किमुआन अपना सिर पकड़कर दर्द में तड़पता है और उसे समझ नहीं आता कि अभी उसके साथ हुआ क्या। जुआन भी सन्न होकर बस गिरते हुए कागजों के टुकड़ों को देखता रहता है और मन ही मन कहता है, धत तेरी की। किमुआन चिल्लाकर चाइवान को धमकी देता है कि अगर तुम चीटिंग करते पकड़ी गई तो तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा, लेकिन चाइवान उसे पूरी तरह इग्नोर कर देती है। वो मुड़कर सीधे जुआन की तरफ देखती है। चाइवान, ए स्क्विड, बाहर आ। वो अपने हाथ सीने पर बांधकर बड़े टशन में खड़ी हो जाती है और ऐलान करती है, मुझे तुमसे बात करनी है। चाइवान, जिसे यहाँ सियोन के रूप में देखा जा रहा है, जुआन को उसका असाइनमेंट करने के बदले पैसे देने का ऑफर देती है। वो इसे मदद का नाम देती है ताकि जुआन की आर्थिक स्थिति सुधर सके। जुआन पूरी तरह बिविल्डर्ड, हक्का बक्का होकर उसे देखता रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि ये हमदर्दी है या उसका मजाक। तभी जुआन को टीचर की हो डांट याद आती है, तुमने बिना सोचे समझे दुश्मन पाल लिए हैं। उसका चेहरा काला पड़ जाता है। उसे किमुआन या सुओन का वो घमंडी चेहरा याद आता है।
वो खुद से पूछता है, क्या मुझे बस चुपचाप ये सब सहना है? क्या मैं इस कमीने की बकवास सुनता रहूं? फ्लैशबैक में उसे अपने अतीत का वो हुडी वाला बुली याद आता है जो बिल्कुल इसी तरह डेस्क पर पैर रखकर बैठता था। जुआन अपनी मुट्ठी कसता है और फैसला करता है, मैं ये दोबारा नहीं होने दूंगा। जुआन एक नई हिम्मत के साथ खड़ा होता है। वो सोचता है कि जब उस पर पागल का ठप्पा लग ही चुका है तो अब डरना कैसा, इससे बुरा और क्या होगा। उसकी आंखों में गजब का जोश है। वैम! वो कागज के रोल से किमुऑन या यहाँ संदर्भानुसार संबंधित पात्र के सिर पर जोर से वार करता है। पूरी क्लास सन्न रह जाती है। चाइवॉन तुरंत मुड़ती है और उसे डांटती है, बेवकूफ, अगर पकड़े गए तो स्कूल से निकाल दिए जाओगे। चाइवॉन उसे स्क्विड फेस बुलाती है और उसे अपने साथ चलने का हुक्म देती है। वो कहती है, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। जैसे ही वो जाने के लिए मुड़ती है, जुआन गुस्से से उसकी ओर देखता है। वो अचानक लपकता है और चाइवॉन की कलाई पकड़ लेता है। जुआन गुस्से में चिल्लाते हुए, क्या तुम्हें मरने का शौक है जो मुझे मार रही हो? चाइवॉन भी पीछे मुड़कर उसे वैसी ही तीखी नजरों से घूरती है। हवा में तनाव इतना है कि कोई भी चिंगारी आग लगा सकती है। चाइवान बिल्कुल ठंडे लहजे में जुआन से पूछती है, क्या तुम ये गुंडागर्दी करते करते थके नहीं हो? किमुआन पीछे हट जाता है क्योंकि चाइवान की आवाज उसे अपनी हरकतों पर शर्मिंदा होने और आत्मचिंतन करने के लिए मजबूर कर देती है। तभी पैट! वो झटके से अपने हाथ जुआन की पकड़ से छुड़ा लेती है। जैसे ही वो वहां से जाती है, किमुआन गुस्से में उसे गालियां बकता है, जबकि जुआन वहीं खड़ा पसीने से तरबतर होकर इस पूरे ड्रामे को समझने की कोशिश कर रहा है। जुआन चुपचाप क्लासरूम से बाहर निकल जाता है। बोटाई वाली लड़की उसे जाते हुए देखती रह जाती है। उसके पास बोलने के लिए शब्द नहीं है। फिर वो अचानक किमुआन की तरफ मुड़ती है। लड़की, क्या तुम ये सब जारी रखने वाले हो? किमुआन कागज के टुकड़े झटकते हुए, क्या तुम सीओ जुआन को इतना परेशान क्यों कर रहे हो? किमुआन भड़क जाता है और चिल्लाता है, तुम और चाइवान दोनों मुझ पर क्यों चिल्ला रहे हो? क्या वो नया लड़का तुम लोगों के लिए इतना जरूरी है? किमुआन एक कमीनी मुस्कान के साथ उस लड़की के पास झुकता है और पूछता है, क्या तुम्हें वो नया स्टूडेंट पसंद है? जाओ जा पर शिकायत कर दो, अपने डैड को बता दो। जैसे ही वो उसके पिता का नाम लेता है, लड़की का चेहरा उतर जाता है। वो हार मानकर नीचे देखने लगती है। उसे एहसास होता है कि किमुआन उसकी कमजोरी जानता है। कैमरा जुआन की खाली डेस्क पर फोकस करता है, जहां अब सिर्फ एक किताब और कागज के बिखरे हुए टुकड़े पड़े हैं। चाइवान स्कूल के खाली गलियारे में तेजी से चल रही है। जुआन वहां पहले से खड़ा उसका इंतजार कर रहा है। वो थोड़ा घबराया हुआ और शांत दिख रहा है। चाइवान गुस्से में अपनी वही बात दोहराती है, दूसरों को परेशान करने के बजाय अपना समय खुद को सुधारने में लगाओ। जुआन मन ही मन सोचता है, मैंने कभी नहीं सोचा था कि इसके जैसी लड़की मेरी मदद करेगी। मुझे नहीं लगता कि ये कोई निस्वार्थ दया है। लेकिन जैसे ही चाइवान उसके पास से गुजरती है, वो खुद को रोक नहीं पाता। जून गर्दन सहलाते हुए, सुनो, तुम कहाँ जा रही हो? तुम्हें मुझसे क्या कहना था? चाइवान जुआन को लाइब्रेरी चलने का सुझाव देती है क्योंकि हॉलवे में बहुत से स्टूडेंट्स आ जा रहे हैं। अचानक उसे गर्मी महसूस होने लगती है और वो जुआन को खिड़की खोलने का हुक्म देती है। जुआन सोच में पड़ जाता है, इस लड़की का चक्कर क्या है, कभी सख्त तो कभी अजीब। तभी घंटी बजने वाली होती है और जुआन बेबाकी से कहता है, जो कहना है जल्दी कहो, क्लास शुरू होने वाली है। वो उसे चौंकाते हुए कहता है कि वो बाद में खुद उसकी क्लास में आ जाएगा। जैसे ही जुआन वहां से जाता है, चाइवान अपना चेहरा हाथों से छिपा लेती है। वो शर्म से लाल हो रही है और खुद से पूछती है, मैं क्या सोच रही थी, मैं उन लोगों के झगड़े के बीच क्यों पड़ी? वो बस यही दुआ कर रही है कि जुआन उसकी इस मदद का कोई गलत मतलब न निकाल ले। जुआन क्लास में घुसता है तो किमुआन तुरंत उस पर चिल्लाता है कि वो लेट क्यों है। जुआन गलियारे में खड़ा होकर खोया खोया सा लग रहा है। तभी सियोयान उसे अपनी तरफ बुलाती है। जुआन शौक में रह जाता है जब सियोयान अपने बगल वाली खाली सीट की तरफ इशारा करती है और कहती है, आज से तुम यहाँ बैठोगे। टीचर के मार्क्स काटने की धमकी सुनते ही जुआन बिना देर किए उस सीट पर बैठ जाता है। बैठते ही जुआन हैरान रह जाता है, उसका बैग और किताबें पहले से ही वहां रखी थीं। उसे एहसास होता है कि जब वो बाहर था, सियोयान ने खुद उसका सारा सामान इस नई डेस्क पर शिफ्ट कर दिया था। थंप! तभी उसकी किताब पर एक मुड़ा हुआ कागज का नोट आकर गिरता है। जुआन चौंक कर इधर उधर देखता है और उलझन के साथ उस नोट को खोलता है। जुआन मुड़कर सियोयान की तरफ देखता है। सियोयान बिल्कुल सीधी बैठी है, जैसे वो पढ़ाई में बहुत बिजी हो। लेकिन तभी वो अपनी गर्दन हल्की सी घुमाती है और जुआन को एक बहुत ही प्यारी और कोमल मुस्कान देती है। जुआन नोट पढ़ता है। उसमें गणित के एक कॉन्सेप्ट का हिंट है कि कैसे कोई चीज़ बिना किसी सीमा के बढ़ती जाती है। लेकिन जुआन का ध्यान पढ़ाई पर नहीं है। वो झटके से नोट को अपनी मुट्ठी में भींच लेता है। उसका चेहरा लाल पड़ जाता है और उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। जुआन अपने दिल पर हाथ रखकर खुद को समझाता है, कंट्रोल कर जुआन, पागल मत बन। घर पहुंचते ही उसका भाई, जिसने अब चश्मा पहन रखा है, उससे खाने के बारे में पूछता है।
भाई टेबल सेट करने की पेशकश करता है, लेकिन जुआन मना कर देता है। वो टेबल से एक लाल कप उठाता है और चॉपस्टिक्स पकड़कर अपने होमवर्क, इंग्लिश और साइंस असाइनमेंट्स के बारे में सोचने की कोशिश करता है, लेकिन उसका ध्यान बार बार भटक रहा है। अचानक सियो यान का वो प्यारा सा पीस साइन उसकी आंखों के सामने फ्लैश होता है। स्नैप! चिढ़कर वो अपनी चॉपस्टिक्स ही तोड़ देता है। वो खुद से सवाल करता है, मैं उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ, और जबरदस्ती अपना ध्यान खाने पर लगाने की कोशिश करता है। रात को देर तक जुआन अपनी डेस्क पर मन लगाकर पढ़ रहा है। अचानक उसकी कलम रुक जाती है। उसका दिमाग फिर से शून्य में कहीं खो जाता है। उसे एक धुंधली सी याद आती है, एक हाथ जिसने पेन पकड़ा हुआ है। वो याद साफ होती है और स्कूल में अपनी पढ़ाई में मग्न सियो यान का चेहरा सामने आता है। वैम! जुआन झटके से हकीकत में वापस आता है। उसका भाई दरवाजे से झांक कर पूछता है, क्या कुछ गिराया तुमने? जुआन हड़बड़ा कर मना करता है और ऐलान करता है कि वो सोने जा रहा है। जैसे ही वो दरवाजे की तरफ बढ़ता है, उसका भाई उसके माथे पर पड़े लाल निशान, शायद डेस्क पर सिर मारने की वजह से, के बारे में पूछता है। मुंह पर पानी के छींटे मारते हुए जुआन सोचता है कि पार्ट टाइम जॉब और पढ़ाई ने उसे कितना थका दिया है। अपना चेहरा सुखाते हुए वो फैसला करता है कि फालतू की बातें सोचने से बेहतर है जल्दी सो जाना। वो धड़ाम से अपने बिस्तर पर गिरता है और सोने की पूरी कोशिश करता है। जुआन गहरी नींद में सो चुका है। उसके सपनों में वही क्लासरूम है जो सूरज की सुनहरी रोशनी से भरा हुआ है। सियो यान उसके ठीक सामने बैठी है और उसे एक कोमल, दिलासा देने वाली मुस्कान देती है। उसकी आवाज़ गूंजती है, सब ठीक है। जुआन के चेहरे पर एक सुकून है जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं किया। जबकि उसका भाई सो रहा है और जबकि जुआन अपने बिस्तर पर बैठा उसे देख रहा है। जुआन अपना चेहरा हाथों में छिपा लेता है। वो गहरे दर्द और आत्मग्लानि में डूबा हुआ है। अचानक उसके भाई की नींद टूटती है। वो जुआन को खड़ा देख आधी अधूरी नींद में पूछता है, क्या तुम इतनी सुबह पढ़ रहे हो? जुआन कहता है कि वो लिविंग रूम में चला जाएगा ताकि छोटे भाई को डिस्टर्ब न हो, पर उसका भाई नींद में ही बुदबुदाता है, यहीं रहो, बाहर बहुत ठंड है। इतना कहकर उसका भाई फिर से गहरी नींद की आगोश में समा जाता है। उसका भाई के सो जाने के बाद जुआन वहीं बैठा खुद को कोसता रहता है। वो सोचता है, उसका भाई को मेरी वजह से अपना पुराना स्कूल छोड़कर यहाँ ट्रांसफ़र लेना पड़ा और अब मैं अपनी पढ़ाई और ग्रेड्स खराब करके उसकी मेहनत बर्बाद कर रहा हूँ। जुआन की आंखों में ग्लानि है, पर धीरे धीरे उसका चेहरा सख्त हो जाता है और उसकी नज़रों में एक नया संकल्प चमकता है। जुआन की नज़र सियोन के उस मुड़े हुए नोट पर पड़ती है जिसमें उसने जुआन के साथ बैठने का वादा किया था। उस नोट को देखते ही जुआन की मुट्ठी कस जाती है। उसे एहसास होता है कि जुआन अकेला नहीं है, स्कूल में कोई है जो उसका ख्याल रख रहा है। जुआन उस नोट को अपनी मुट्ठी में ऐसे भींच देता है जैसे वो अपनी भावनाओं को दबा रहा हो। वो खुद को आईने में देखकर जैसे डांटता है, बस कर जुआन, ये फालतू के हसीन सपने देखना बंद कर। वो खुद को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि सियो यान की ये काइंडनेस सिर्फ इसलिए है क्योंकि वो एक नया स्टूडेंट है। वो एक लंबी आह भरता है, पर दिल के किसी कोने में उसे पता है कि ये सिर्फ दया नहीं है। तभी उसकी नज़र मेज़ पर रखे स्टूडेंट काउंसिल एप्लीकेशन फॉर्म पर पड़ती है और वो सिहर जाता है। उसे एहसास होता है कि वो इस मुसीबत को तो पूरी तरह भूल ही गया था। अचानक उसके ख्यालों में सियो यान की एक धुंधली और खूबसूरत तस्वीर उभरती है। थंप! तभी हकीकत का एक जोरदार तमाचा पड़ता है। चाइवन फाइलों का एक अंबार उसकी डेस्क पर पटकती है। ये लो, जो विश नोट्स तुमने जमा किए थे, मैंने उन्हें प्रॉपर स्कूल प्रपोजल्स में बदल दिया है। अब चूंकि ये रायता तुम्हारा फैलाया हुआ है, तो अगले कुछ दिन तुम्हें काउंसिल रूम में मेरी मदद करनी ही होगी। जुआन चिढ़कर कहता है, मैं कोई काउंसिल का मेंबर नहीं हूं जो तुम्हारी बेगार करूं। पर चाइवान तो जैसे ठान कर आई है। वो जुआन का हाथ पकड़कर उसे खींचने लगती है। मिड टर्म्स के बाद सीधे काउंसिल रूम पहुंच जाना, ये कोई रिक्वेस्ट नहीं, ऑर्डर है। जुआन उसे रोकने के लिए झटके से उसका जैकेट पकड़ता है। रुको, पहले बैठकर ढंग से बात करो। चाइवान जब मुड़ती है तो उसका चेहरा शर्म और गुस्से से लाल, यानी ब्लशिंग है। जुआन उसे सीधे वेंडिंग मशीन से सटा देता है, पिन्ड अगेंस्ट द मशीन, और उसकी आंखों में झांकते हुए कहता है, हन चाइवान, क्या तुम्हें लगता है कि तुम हमेशा अपनी मर्जी चला सकती हो? जुआन वेंडिंग मशीन के पास चाइवान को घेरे हुए तर्क देता है, मैंने वो फीडबैक किसी और वजह से जमा किया था। मैंने वो पेपर्स तुम्हें सिर्फ चिढ़ाने के लिए दिए थे, पर तुम्हारी ये डिमांड तो बिल्कुल जायज़ नहीं है। वो सीधे पूछता है कि जब उसे कोई फायदा नहीं होना तो वो अपना कीमती वक्त यहाँ क्यों बर्बाद करे। चाइवान उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, तो फिर मैं तुम्हें फायदा देती हूँ। ये सुनकर जुआन दंग रह जाता है। चाइवान प्रस्ताव रखती है कि अगर उसे इनाम चाहिए तो वो ऑफिशियली स्टूडेंट काउंसिल ऑफिसर बन जाए, जिससे उसके कॉलेज एप्लीकेशंस में बहुत मदद मिलेगी। वो बड़े कूल अंदाज में कहती है, एप्लीकेशन फॉर्म भरो और अपनी पोजीशन को ऑफिशियल बनाओ।
चायावान के इस कॉन्फिडेंट ऑफर ने जुआन को पूरी तरह फ्लस्टर्ड यानी घबराया हुआ और निशब्द कर दिया है। बाद में अपने कमरे में जुआन उस एप्लीकेशन फॉर्म को घूरते हुए खुद को कोसता है। पता नहीं मैंने इसे हाँ कैसे कह दिया। वो अपनी कुर्सी पर ढह जाता है। पहले से ही वक्त की कमी और अब एक और जिम्मेदारी। वो एक लंबी आह भरता है, पर फिर वो अपनी थकान झटकता है और एक नए मकसद के साथ डेस्क पर सीधा बैठता है। वो कलम उठाता है और ठान लेता है, ठीक है, अब करना है तो बस खत्म करते हैं इसे। फॉर्म भरते हुए वो खुद को समझाता है कि कम से कम इससे उसके स्टूडेंट रिकॉर्ड में एक लाइन तो बढ़ी जाएगी। वो बड़ी सावधानी से अपनी जानकारी लिखता है, ये सोचते हुए कि हर छोटी चीज़ भविष्य में काम आएगी। वो पूरे फोकस के साथ उम्मीद करता है कि ये छोटा सा कदम उसे जिंदगी में आगे बढ़ने में मदद करेगा। सीन बदलता है, नया सेमेस्टर शुरू हो चुका है और पूरे कैंपस में चेरी ब्लॉसम्स खिल रहे हैं। मॉन्टाज आगे बढ़ता है। जुआन एक रेस्टोरेंट में वेटर की ड्रेस पहने तेजी से काम कर रहा है। फिर वो अपनी डेस्क पर किताबों के ढेर के बीच अपनी पहली बड़ी परीक्षा के लिए रात रात भर जागकर पढ़ाई करते हुए दिखता है। अंत में वो क्लासरूम में पूरे फोकस के साथ अपना पहला मॉक एग्जाम देते हुए नजर आता है। एग्जाम्स खत्म होने के बाद जुआन सीढ़ियों के ऊपर धूप में खड़ी सियोयान को देखता है। वो उसे देखकर ठिठक जाता है। जैसे ही सियोयान वहां से जाने लगती है, जुआन उसे देखता रह जाता है। लेकिन अब उसके मन में एक अजीब सा शक पैदा होने लगा है। वो उसकी मासूम मुस्कान को याद करता है, पर अब उसका चेहरा सतर्क और संदेही है। सूरज की तेज रोशनी में दोनों छात्र आमने सामने खड़े हैं। जुआन सियोयान को घूरते हुए मन ही मन सोचता है, इसकी अच्छाई कुछ जरूरत से ज्यादा नहीं है। वो उसकी सुखद मुस्कान को शक की नजरों से देखता है। क्या ये सच में इतनी भोली है या इसके पीछे कोई छिपा हुआ मकसद है? सियोयान उसे देखते ही मुस्कुराती है। अरे, तुम जल्दी आ गए। तभी सीढ़ियों के ऊपर एक दूसरी लड़की आती है। जुआन सियोयान से पूछता है कि वो क्या देख रही है। छोटे काले बालों वाली वो लड़की जुआन को देखकर खुशी से उछल पड़ती है। वो अपना फोन दिखाते हुए चिल्लाती है, जुआन, तुम तो कमाल हो। जुआन उलझन में है। तभी वो लड़की पूछती है, क्या तुमने अभी तक न्यूज़ नहीं देखी? क्लासरूम में नज़ारा ही बदल चुका है। टीचर जुआन के लिए तालियां बजवा रही हैं। क्लास, जुआन के लिए तालियां। एक नया ट्रांसफर स्टूडेंट होने के बावजूद जुआन ने वॉक एग्जाम्स में फर्स्ट प्लेस हासिल किया है। जुआन ये सुनकर काफी असहज महसूस करता है। टीचर की नज़र डेस्क पर सुस्त पड़े किमयॉन पर पड़ती है। वो उसे फटकारती हैं, तुम जुआन को परेशान करना कब छोड़ोगे? उससे कुछ सीखो और मिलजुल कर रहो। किमयॉन गुस्से में अंदर ही अंदर उबल रहा है, जबकि जुआन मन ही मन सोचता है, टीचर को ये ज्ञान तब देना चाहिए था जब किमयॉन जबरदस्ती मेरी और सियोयान की सीट बदलवा रहा था। टीचर के अचानक सबके सामने किमुआन को टोकने से जुआन थोड़ा चौंक जाता है। वो पीछे मुड़कर देखता है, जहां किमुआन गुस्से के मारे कांप रहा है। सियोयान हमेशा की तरह शांत बैठी है, पर उसके बगल में बैठा किमुआन नफरत से भरा हुआ है। तभी लंच की घंटी बजती है और पूरी क्लास उत्साह में चिल्लाती है। जुआन अपनी सोच से बाहर आता है और देखता है कि सियोयान अकेले क्लास से बाहर जा रही है। वो सोचता है, ये लंच करने क्यों नहीं जा रही? दूसरी तरफ गलियारे में चलते हुए सियोयान जुआन के बारे में सोच रही है। उसे फिक्र हो रही है कि जुआन आजकल बहुत खोया खोया सा रहता है और ब्रेक के दौरान कहीं गायब हो जाता है। जैसे ही जुआन बाहर निकलने लगता है, किमुआन उसका रास्ता रोक लेता है। दरवाजे पे ऐसे क्यों खड़ा है? क्या देख रहा है? वो जुआन के चेहरे और उसकी खामोशी का मजाक उड़ाने लगता है। जुआन का शांत चेहरा देखकर किमुआन को और जलन होती है। उसे लगता है कि जुआन का ये नया कॉन्फिडेंस सिर्फ उसकी वजह से है। जुआन के दिमाग में पुरानी बातें घूमने लगती हैं। उसे याद आता है कि उसने किमुआन की बदतमीजियों को सिर्फ इसलिए सहा था क्योंकि सियोयान ने कहा था कि वो ठीक है। लेकिन उसे वो पल भी याद आते हैं जब किमुआन ने सियोयान को बार बार परेशान किया था। ये सोचते ही जुआन का जबड़ा गुस्से में कस जाता है। किमुआन बड़बड़ाते हुए जाने लगता है। बड़ा आया घमंडी। पर अचानक वो मुड़कर जुआन से पूछता है, वैसे क्या तूने अपनी सीट बदलने का प्लान बना लिया है? जुआन उसे घूरता रहता है। तभी किमुआन उसे एक ऐसी खबर सुनाता है जिसकी उसे उम्मीद नहीं थी। टीचर ने कहा है कि अब मुझे सियोयान के साथ अपनी सीटें वापस बदलनी होंगी, यानी अब तू फिर से उसके साथ बैठेगा। जुआन उसे बिना पलक झपकाए देखता रहता है। इस बार नजरों की जंग में जीत जुआन की हो रही है। जुआन बिल्कुल शांत खड़ा है, लेकिन उसकी कद काठी और आंखों की चमक किमुआन को छोटा महसूस करा रही है। जुआन एक ठंडी चेतावनी देता है, मेरे सब्र का और इम्तिहान मत लो। किमुआन चिढ़कर हंसता है और सोचता है कि जुआन सिर्फ इसलिए शेर बन रहा है क्योंकि उसे टीचर का सपोर्ट मिल गया है। वो धमकी देता है, सीटें बदलने दे, फिर तुझे बताऊंगा कि असली टॉर्चर क्या होता है। जुआन बड़ी बेरुखी से उसके पास से गुजरते हुए कहता है, कर लो कोशिश, अब तुम्हारी हर हरकत तुम्हें टीचर की ब्लैकलिस्ट में और ऊपर ले जाएगी।
जुआन रुकता है और मुड़कर किमुआन को उसकी औकात याद दिलाता है। तुम्हारे जैसे लूजर्स से मैं पहले भी निपट चुका हूं। वो किमुआन का ही पुराना ताना उस पर वापस मारता है। क्लास की इमेज मैंने नहीं, तुम्हारी इन घटिया हरकतों ने पहले ही मिट्टी में मिला दी है। वो उसे याद दिलाता है कि पिछली बार मामला सिर्फ इसलिए शांत हुआ था क्योंकि सियो यान बीच में आ गई थी। जुआन आखिरी बार उसकी आंखों में झांक कर चेतावनी देता है, अगर दोबारा ऐसा कुछ हुआ तो सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। किमुआन पागलों की तरह चिल्लाता है, हाँ, एक बार नंबर 1 क्या आ गया, तू तो खुद को खुदा समझने लगा, डम्बास कहीं का, रैंक 1 आने से कुछ नहीं बदलता। वो अपनी पूरी ताकत लगाकर चिल्ला रहा होता है, लेकिन तभी उसकी आवाज गले में ही अटक जाती है। दरवाजे पर हांचीवान खड़ी है। चाइवान उसे रंगे हाथों पकड़ लेती है। किमुआन, फिर से नए स्टूडेंट को परेशान कर रहे हो? वो बिना वक्त बर्बाद किए किमुआन को एक जोरदार चपत लगाती है और उसे डांट कर लंच पर जाने के लिए कहती है, जैसा कि सियो यान चाहती थी। किमुआन दर्द और गुस्से में बिलबिला उठता है। चाइवान उसे सख्त लहजे में आखिरी अल्टीमेटम देती है, अगर अब एक भी गलती हुई तो तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसोगे। अब खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो, दफा हो जाओ यहां से। जुआन खामोशी से किमुआन को वहां से दुम दबाकर भागते हुए देखता है। किमुआन बड़बड़ाते हुए जाता है, इससे अच्छा तो मैं ही ट्रांसफर ले लेता। चाइवान उसे टोकती है, पर तभी जुआन एक गंभीर चेहरे के साथ किमुआन को आखिरी वार्निंग देता है, दूसरों पर हुक्म चलाने के बजाय अपनी दयनीय हालत की फिक्र करो। चाइवान जुआन को देखते हुए मन ही मन चिढ़ती है, फिर से ये जुआन। चाइवान जुआन को सवालिया नजरों से देखती है। जुआन मुस्कुराते हुए पूछता है, ऐसे क्यों देख रही हो, क्या कुछ कहना है? 3rd, चाइवान अपनी लंच ट्रे टेबल पर पटकती है। वो बताती है कि वो अक्सर सियो यान के साथ लंच करती है। जुआन के सामने बैठते हुए वो सार्कास्टिक अंदाज में कहती है, वाह, क्लास के टॉप स्टूडेंट के साथ लंच करना तो बड़े सम्मान की बात है। जुआन उसका नाम पूछता है, पर तभी उसे एहसास होता है कि उसने भी अब तक अपना इंट्रोडक्शन नहीं दिया है। चाइवान उसे मजाक में बीच में ही रोक देती है, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, अब तो पूरा स्कूल जानता है कि तू कौन है, और वैसे भी हम कुछ लेक्चर्स साथ में अटेंड करते हैं। जुआन हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने कभी चाइवान को नोटिस ही नहीं किया था। चाइवान बड़ी कूल बनकर पूछती है, किमुआन के साथ फिर से क्यों लड़ रहे थे? जुआन साफ करता है कि उसने बस उसे तमीज में रहने की वार्निंग दी थी। चाइवान सिर हिलाते हुए कहती है, किमुआन तो सच में होपलेस केस है। जुआन उसे सलाह देता है कि किमुआन को इग्नोर करना ही बेहतर है, और बताता है कि कैसे सियो यान को भी उसकी हरकतों की वजह से बहुत कुछ झेलना पड़ा है। जुआन को अचानक ख्याल आता है, क्या सियो यान का उखड़ा हुआ मूड किमुआन की वजह से है? चाइवान उसकी बात बड़े गौर से सुनती है जब जुआन बताता है कि कैसी किमुआन की हैरेसमेंट की वजह से सियो यान ने सीट बदली थी। चाइवान भी मानती है कि सियो यान तब से ही काफ़ी परेशान दिख रही है और ब्रेक में कहीं गायब हो जाती है। तभी चाइवान को कुछ याद आता है और वो जुआन का सारा कन्फ्यूजन दूर कर देती है। ओह, सियो यान ने मुझे बताया था कि उसकी परेशानी की जड़ किमुआन नहीं है। जुआन शौक में उसे देखता है। चाइवान साफ करती है कि सियो यान के कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे हैं जिनकी वजह से वो ऐसी है। ये सुनकर जुआन दंग रह जाता है। उसे लगा था कि वो सब समझता है, पर कहानी तो कुछ और ही निकली। जुआन चाइवान से मिली जानकारी को पचाने की कोशिश कर रहा है। उसका पिछला थियरी कि किमवान ही विलन है अब गलत साबित हो चुका है। वो गलियारे में एग्जाम रैंकिंग बोर्ड के सामने खड़ा है जहां उसका नाम नंबर 1 पर चमक रहा है। लोग उसे बधाई दे रहे हैं। सियोयान उसके पास आती है और बड़ी सादगी से तारीफ करती है। ट्रांसफर होते ही फर्स्ट आना वाकई कमाल है। जुआन थोड़ा झेमते हुए शुक्रिया कहता है। फिर वो रैंकिंग बोर्ड की तरफ देखते हुए सियोयान से पूछता है, वैसे तुम्हारी रैंक क्या रही? सियोयान कुछ नहीं बोलती, बस चुपचाप नजरें फेर लेती है। उसका चेहरा बिल्कुल शांत है, पर जुआन को उनके बीच एक भारी खामोशी और तनाव महसूस होता है। सीन वापस लंच टेबल पर आता है। चाइवान खामोशी तोड़ते हुए कहती है कि उसे एक सवाल पूछना है। जुआन उसकी तरफ मुड़ता है। चाइवान बिना किसी लाग लपेट के सीधे मुद्दे पर आती है। वो जुआन की तरफ झुकती है और फुसफुसाते हुए पूछती है, सच सच बता, क्या तुझे सियोयान पसंद है? जुआन इस अचानक हमले से पूरी तरह ऑफ गार्ड हो जाता है। वो फौरन और सपाट लहजे में जवाब देता है, नहीं। जुआन सफाई देते हुए कहता है, मुझे उसके प्रति बस एक ड्यूटी का एहसास है, क्योंकि जब मैं नया था तो उसने मेरी बहुत मदद की थी। चाइवान चुटकी लेते हुए पूछती है, मतलब सिर्फ एक दोस्त की तरह? जुआन चुप हो जाता है। वो बात को टालने के लिए कहता है, एग्जाम्स के चक्कर में मैं इतना बिजी था कि डेटिंग के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला। चाइवान उसे शक की नज़रों से देखती है। सीरियसली? जुआन खाना चबाते हुए बेपरवाही से कहता है, अब तेरी मर्जी, जो चाहे मान ले। चाइवान कुछ सोचते हुए हामी भरती है, पर उसकी आंखों से साफ है कि उसे जुआन की बात पर यकीन नहीं है। तभी सियोयान अपनी लंच ट्रे लेकर वहां पहुंचती है। चाइवान उसे अपनी टेबल पर बुलाती है।
सियोयान बताती है कि वो कुछ काम में फंसी थी। फिर वो जुआन की तरफ देखकर कहती है, जुआन, तुम्हारे होमरूम टीचर तुम्हें बुला रही हैं। जुआन बिना एक पल गवाए उठ खड़ा होता है। चाइवान हैरान होकर पूछती है, अरे खाना तो खत्म कर ले, क्या तो इतनी जल्दी फ्री हो गया? पर जुआन जैसे वहां से भागने का बहाना ढूंढ रहा था। जुआन लंच टेबल से जैसे ही दूर जाता है, सियोयान उसे बेपरवाह अंदाज में जाते हुए देखती है, जबकि चाइवान उलझन में है। अकेले हॉलवे में चलते हुए जुआन अपनी टाई ढीली करता है। चाइवान के उस "क्या तुम उसे पसंद करते हो" वाले सवाल ने उसे इतना स्ट्रेस दे दिया है कि उसे बदहजमी जैसा महसूस होने लगा है। टीचर के ऑफिस में होमरूम टीचर जुआन को एक पेपर दिखाती हैं। वो पूछती हैं, क्या तुम्हारे पुराने स्कूल में स्कॉलरशिप मिलती थी? वे जुआन के हाथ में स्कॉलरशिप सर्टिफिकेट थमा देती हैं। जुआन की शानदार परफॉर्मेंस की वजह से उसे फंड्स मिलने वाले हैं। जुआन को इतना हैरान देख टीचर हंसकर पूछती हैं, क्या ये तुम्हारी पहली स्कॉलरशिप है? जुआन हकलाते हुए कहता है, नहीं, बस मैं थोड़ा हैरान हूँ। पास ही बैठे टीचर पार्क मजाक करते हैं, अगर जुआन को नहीं चाहिए तो किसी और को दे देते हैं। वे जुआन की बहुत तारीफ करते हैं। तभी हन चाइवान ऑफिस में एंट्री मारती है। वो टीचर से कुछ पूछती है और फिर सीधे जुआन पर हमला बोलती है। टीचर, क्या जुआन ने अपना स्टूडेंट काउंसिल फॉर्म जमा किया? टीचर और जुआन दोनों सन रह जाते हैं। चाइवान उसे याद दिलाती है कि फॉर्म तो वो खुद उसे देकर आई थी। वैप, वो कागज का रोल बनाकर जुआन को एक चपत लगाती है। अब तो एग्जाम्स भी खत्म हो गए, अब किस बात की देरी है? वो जुआन को फॉर्म थमाते हुए कहती है कि अब पैर खींचना बंद करो और इसे अभी सबमिट करो। टीचर पूछती हैं, जुआन, क्या तुम सच में काउंसिल ज्वाइन कर रहे हो? जुआन कंफर्म करता है कि उसका प्लान तो यही था। चाइवान उसके पीछे कागज का रोल लिए सख्त अंदाज में खड़ी है। जब वे ऑफिस से बाहर निकलते हैं, जुआन कहता है कि मैं इसके बारे में थोड़ा और सोचूंगा। ये सुनते ही चाइवान भड़क जाती है। वो पूछती है, मैंने सुना है कि तुम पार्ट टाइम जॉब भी करते हो, क्या तुम काउंसिल के भारी काम का बोझ उठा पाओगे? वो कागज से जुआन के गाल को पोक करते हुए उसे चढ़ाती है। जुआन कहता है, मुश्किल तो होगा, पर मैं नाइट स्टडी सेशंस नहीं करता तो टाइम मैनेज हो जाएगा। चाइवान ऐलान करती है कि वो भी इस मौके का इस्तेमाल अपना स्टूडेंट रिकॉर्ड बेहतर बनाने के लिए करेगी। जुआन का ये जज्बा देखकर उसे थोड़ा ताज्जुब भी होता है और अच्छा भी लगता है। वैप, चाइवान एक बार फिर जुआन को कागज से मारती है। जब वो वादा करता है कि वो कल फॉर्म जमा कर देगा, टीचर उसे जाने की इजाजत दे देती हैं। बाहर निकलते ही चाइवान उसे टोकती है, जब तुझे काउंसिल ज्वाइन करनी ही थी तो इतना नाटक क्यों कर रहे थे? जॉन मुड़कर एक स्लाई यानी चालाकी भरी मुस्कान देता है और टशन में निकल जाता है। चाइवान हक्की भक्की रह जाती है। स्लैम, दरवाजा बंद होता है और चाइवान गुस्से में चिल्लाती है, क्या ये बच्चा है? अंदर टीचर पार्क दूसरे बच्चों को बुला रहे हैं। वो चाइवान की जलती हुई शक्ल देखकर मजाक में कहते हैं, लगता है चाइवान अपनी फर्स्ट रैंक खोने की वजह से बहुत दुखी है। चाइवान गुस्से में बुदबुदाती है, मैंने आज तक कभी अपनी फर्स्ट रैंक नहीं खोई थी। वो जुआन को चिढ़कर स्क्विड बुलाती है। पास ही खड़ा एक स्टूडेंट मासूमियत से पूछता है, क्या आज लंच मेन्यू में स्क्विड था? तभी वो लड़का टीचर पार्क का ध्यान खींचता है और कहता है कि उसे कुछ जरूरी बात कहनी है। चाइवान पीछे से उसे बड़े गंभीर चेहरे के साथ देखती है। सीन क्लासरूम में शिफ्ट होता है। सियोयान अपनी डेस्क पर सिर रखकर गहरी नींद में सो रही है। कमीना किम युआन चुपके से उसके सिर पर स्टेशनरी यानी पेन, स्केल, रबर का ढेर लगा रहा है। तभी ऑफिस से लौटा ब्राउन बालों वाला स्टूडेंट ये सब देख लेता है और भड़क जाता है, ए पागल, ये क्या बकवास हरकत है? किम युआन बहाना बनाता है कि वो तो बस मजाक कर रहा था और पूछता है कि वो इतना गुस्सा क्यों हो रहा है। ब्राउन बालों वाला लड़का किम युआन को पूरी तरह इग्नोर कर देता है, जिससे किम युआन और चिढ़ जाता है। वो लड़का सोती हुई सियोयान के पास झुकता है और उसे आवाज देता है, जंग सियोयान, सियोयान। लेकिन सियोयान कोई जवाब नहीं देती। वो हिलती तक नहीं और अपनी डेस्क पर वैसी ही पड़ी रहती है। उस लड़के के चेहरे पर गहरी चिंता छा जाती है। वो और करीब झुककर उसे चेक करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ किम युआन अपने होठों पर पेंसिल बैलेंस करते हुए बड़े बेपरवाह अंदाज में ये सब देख रहा है। किम युआन बड़ी मासूमियत से पूछता है कि सियोयान को क्या हुआ, जबकि लंच में तो वो बिल्कुल ठीक थी। जुआन से कहता है, जब हम क्लास में आए ये तभी से ऐसी है, मुझे नहीं पता क्या हुआ। जुआन परेशान हो जाता है। उसे अपनी सुनी हुई कोई पुरानी बात याद आने लगती है। उसे डर है कि कहीं सियोयान वाकई किसी मुसीबत में तो नहीं। तभी सियोयान अपनी आंखें मलते हुए धीरे से उठती है। वो खुद से ही पूछती है, क्या मैं बीमार हूं? जुआन घबराकर उससे हाल पूछता है। तभी एक क्यूट चिबी ड्राइंग में दिखाया जाता है कि सियोयान बड़े आराम से बता रही है, अरे मैं तो बस सो रही थी। जुआन हक्का बक्का रह जाता है और किम युआन चिढ़ जाता है। सियोयान मासूमियत से पूछती है, तुम इतने परेशान क्यों थे? मुझे तुम्हारी आवाज इसलिए नहीं आई क्योंकि मैं बहुत गहरी नींद में थी। जुआन खुद को कोसता है कि उसने फालतू में इतना बड़ा तमाशा यानी सीन खड़ा कर दिया।
किमोन उस पर चिल्लाता है, अब माफी मांग, और तू जा कहाँ रहा है। किमोन टीचर के सामने ही उसे पागल बुलाता है और शोर मचाता है। तभी टीचर की नज़र उन पर पड़ती है। जुआन अपनी सीट पर बैठ जाता है और दूसरे स्टूडेंट से कहता है, किताबें खोलो, एग्जाम खत्म होने का मतलब ये नहीं कि तुम अब स्टूडेंट नहीं रहे। सियो यान ये सुनकर मन ही मन सोचती है, काश बस 5-10 मिनट का फ्री टाइम मिल जाता। दूसरी तरफ जून अपनी सीट पर सिर टिकाए बैठा है। उसके कान शर्म से ब्राइट रेड हो रहे हैं और वो बहुत परेशान दिख रहा है। वो अंदर ही अंदर खुद को कोस रहा है, यार मुझे अभी से ही इतनी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। शायद वो मिनजिन के उस सवाल या अपनी नई जिम्मेदारी के बारे में सोच रहा है। सीन शिफ्ट होता है। चायवान गुस्से में उस काले बालों वाले लड़के के पीछे भागती है और उसे उसकी पुरानी बातें याद दिलाती है। वो चिल्लाकर कहती है, तुमने ही तो साफ साफ कहा था कि तुम्हें सियोजुआन बिल्कुल पसंद नहीं है और उसे काउंसिल में शामिल नहीं करना चाहिए। अब अचानक तुम सुर क्यों बदल रहे हो? वो उस पर सवालों की झड़ी लगा देती है कि वो अचानक इतना टेरिटोरियल क्यों हो रहा है। वो कहती है, आज तक तुमने किसी भी मेंबर को लेकर ऐसी जिद नहीं की, तो जुआन के लिए ये अचानक बदलाव कैसा? वो लड़का चलते चलते रुक जाता है, एक पल के लिए ठहरता है और फिर धीरे से मुड़ता है। उसके दिमाग में बस एक ही बात चल रही है, ये सवाल तो असल में मुझे तुमसे पूछना चाहिए चायवान। काले बालों वाला लड़का सीधे चायवान की आंखों में झांकता है और उस पर पलटवार करता है। तुम जुआन का बचाव क्यों कर रही हो? भूल गई, तुम ही तो वो इंसान थी जिसे उस ट्रांसफर स्टूडेंट से सबसे ज्यादा नफरत थी। चायवान भड़क जाती है और उसे याद दिलाती है कि कुछ दिन पहले उसी ने जुआन को पैथेटिक कहा था और उस पर वोट चोरी करने का इल्जाम लगाया था। वो चीखती है, हाँ मैंने वो सब कहा था, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपनी मर्जी चलाओगे। वो पुरानी बात थी, अब हालात बदल चुके हैं। तुम अचानक जुआन को काउंसिल में लाने के लिए इतना जोर क्यों दे रहे हो? काले बालों वाला स्टूडेंट, जिसका नाम यूजे गैंग है, उसे अनसुना कर देता है। वो रूखेपन से कहता है, टीचर मान गए हैं, अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो उन्हीं से जाकर शिकायत करो। तभी चायवान यूजे गैंग पर चिल्लाती है, तुम बहुत बड़े चालाक इंसान हो। चायवान सोचती है कि आखिर यूजे गैंग के दिमाग में क्या चल रहा है। क्या वो जुआन को इसलिए टारगेट कर रहा है क्योंकि उसकी पसंद का कोई दूसरा इंसान काउंसिल में नहीं आ पाया? चायवान के चेहरे पर एक जिद्दी भाव आता है। वो मन ही मन सोचती है, मुझे क्या फ़र्क पड़ता है कि यूजे गैंग जुआन से नफरत करता है या नहीं, मैं वही करूंगी जो सही है। सीन बदलता है। घर की तरफ, जहां कोई शिकायत कर रहा है कि शनिवार को स्कूल क्यों बुलाया गया है। जुआन अपने भाई के साथ चल रहा है। वो समझाता है कि वो पढ़ने नहीं बल्कि स्टूडेंट काउंसिल इंटरव्यू के लिए आया है। उसका भाई हैरानी से पूछता है, क्या तू स्टूडेंट काउंसिल का प्रेसिडेंट बन गया है? जुआन इस सवाल पर थोड़ा सकपका जाता है। तभी उसकी नज़र छोटे भूरे बालों वाली एक महिला पर पड़ती है, जिन्हें वो प्यार से आंटी बुलाता है। उन्हें देखकर जुआन काफ़ी खुश और हैरान है। अगले सीन में जुआन बस में बैठा है और खामोशी से खिड़की के बाहर देख रहा है। उसके फ़ोन पर उसके भाई जांग का मैसेज आता है। जांग पूछता है कि वो कहाँ है और बताता है कि आंटी खाना खरीद रही हैं। बस में बैठा जुआन रिप्लाई करता है कि उसे आने में देर हो जाएगी, इसलिए वो लोग आंटी के साथ खाना खा लें। वो ये भी कंफर्म करता है कि साइड डिशेस फ्रिज में रख दी गई हैं या नहीं। टैप। अचानक कुछ होता है और जुआन चौंक कर अपने फ़ोन से नज़रें हटाता है। बस की खिड़की से बाहर देखते हुए जुआन नोटिस करता है कि आसमान साफ होने के बावजूद बारिश की बूंदें गिर रही हैं। वो सोचता है, क्या ये सनशावर है? बारिश बहुत तेज नहीं है, पर वो थमने का नाम नहीं ले रही। बस एक स्कूल जोन साइन के पास से गुजरती है। तभी जुआन को एक पुरानी याद आती है। आंटी उसे बड़े प्यार से खाना खिला रही हैं और उसका दोस्त जांग खाने के डिब्बे खोल रहा है। बस में बैठा जुआन सुकून के उन पलों को याद कर मुस्कुराता है। बस स्टॉप आने पर जुआन उतरने के लिए आगे बढ़ता है। तभी बस ड्राइवर उसे आवाज़ देता है, बेटा ज़रा रुको। ड्राइवर सामने की तरफ इशारा करते हुए उसे एक लावारिस छाता दिखाता है। ड्राइवर कहता है, ये किसी का छूटा हुआ छाता है, शायद अब कोई इसे लेने नहीं आएगा, तुम इसे ले जाओ, बाहर बारिश हो रही है। जुआन ड्राइवर का शुक्रिया अदा करता है और छाता लेकर बस से नीचे उतर जाता है। जुआन सड़क पर उस पारदर्शी प्लास्टिक के छाते के नीचे चल रहा है, पर जैसे ही वो पूरी तरह भीगने वाला होता है, अचानक बारिश रुक जाती है। वो हैरानी से आसमान की तरफ देखता है और अपना गीला छाता बंद कर लेता है। वो मन ही मन सोचता है, पता नहीं क्यों पर आज का दिन कुछ अलग लग रहा है। सीन बदलता है। एक लड़की का हाथ डॉक्यूमेंट्स की तरफ इशारा कर रहा है। तुम्हें इन सवालों के वैसे ही जवाब देने हैं जैसा इस सैंपल में लिखा है। जुआन के सामने चायवान बैठी है, जिसने लाल रंग की हुडी पहनी हुई है। वो उसे भरोसा दिलाती है कि ये बस एक साधारण Q&A है और उसके पार्ट टाइम जॉब के बारे में भी बात करती है। जुआन उसे शक की नज़रों से देखता है। वो सोचता है, ये इतनी अच्छी क्यों बन रही है? इसके पीछे ज़रूर कोई मकसद है। अभी कुछ दिन पहले तो हम जानी दुश्मन थे।
उसे शक होता है कि कहीं चाइवान उसे सिर्फ एक स्टडी टूल की तरह तो इस्तेमाल नहीं करना चाहती। उसे ये बात और भी अजीब लगती है कि चाइवान ने उसे टेस्ट रिजल्ट्स आने से पहले ही इस पोजीशन का ऑफर दे दिया था। चाइवान उसकी तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देख रही है, पर जुआन खामोश है। वो झेपते हुए अपना मुंह ढक लेता है। जुआन अपनी हंसी रोकने की कोशिश कर रहा है, जिसे देखकर चाइवान हैरान रह जाती है। जब जुआन जोर से हंसने लगता है तो चाइवान चिढ़कर पूछती है, मैं यहाँ सीरियसली चीज़ें समझा रही हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है। वो चिल्लाती है कि जुआन उसकी बात सुन ही नहीं रहा था, पर जुआन कहता है उसने सब सुना, लेकिन एक और ज़रूरी बात है। चाइवान चक के साथ आगे झुकती है, क्या तुमने मुझ पर कुछ स्प्रे किया? जुआन पीछे हटते हुए अपनी नाक बंद कर लेता है और शिकायत करता है, यार ये फूलों की इतनी तेज़ खुशबू, मेरी नाक दुखने लगी है, मैं फोकस नहीं कर पा रहा। चाइवान बचाव करते हुए कहती है कि ये बस एक अच्छा फ्लोरल परफ्यूम है, पर जुआन कहता है, सिर में दर्द हो रहा है, क्या तुम इसमें नहाकर आई हो? चाइवान चिल्लाती है, ज्यादा ओवर एक्टिंग मत करो। तभी यूजे गैंग उसका नाम पुकारता है। हन चाइवान, इंटरव्यू का टाइम हो गया है। उसी पल यूजे गैंग कमरे में दाखिल होता है। जुआन उसे वही खुशबू वाला पेपर दिखाते हुए पूछता है, क्या मैं वाकई ओवर एक्टिंग कर रहा हूँ? ये देखकर चाइवान बुरी तरह घबरा जाती है। यूजे गैंग उन्हें अनसुना करके वहां से निकल जाता है। इंटरव्यू रूम की तरफ जाते हुए चाइवान जुआन को टोकती है, अंदर जाने से पहले सब कुछ अच्छे से रट लेना। जुआन उस प्रेपशीट को देखता है और सोचता है, इतना सब कुछ इतने कम टाइम में कैसे याद होगा? अचानक वो आवाज़ देता है, हन चाइवान। जैसे ही वो मुड़ती है, जुआन उसे बड़ी ईमानदारी से शुक्रिया कहता है, इतनी मेहनत से ये सब तैयार करने के लिए थैंक्स। फिर चाइवान अपने पुराने अंदाज में कहती है, मैं से शुक्रिया तब कहना जब तुम तास हो जाओ। तभी जुआन खिड़की के बाहर देखता है और गौर करता है कि बाहर की चेरी ब्लॉसम्स अब झड़ चुके हैं। दूसरी तरफ यूजे गैंग के बगल में खड़ी चाइवान शर्म से लाल हो रही है और अपनी नज़रें छुड़ा रही है। चाइवान का चेहरा एकदम फ्लश है। जुआन अपने हाथ में पकड़े कागज को देखता है और मन ही मन सोचता है, बाहर भले ही फूल झड़ गए हों, पर यहाँ काउंसिल के अंदर तो जैसे बाहर अभी शुरू हुई है। इंटरव्यू रूम का दरवाजा एक भारी आवाज के साथ खुलता है। लाल हुडी वाली चाइवान हाथ में डॉक्यूमेंट्स लिए गलियारे से गुजरती है और उसके चेहरे पर एक चमकती हुई मुस्कान है। अपनी नजरों से वो दूर गलियारे के आखिरी छोर पर ब्राउन बालों वाले जुआन को अकेले खड़ा देखती है। जुआन कहीं और देख रहा है। उसकी दिमाग में बस एक ही ख्याल चल रहा है। अचानक जुआन को एक फ्लैशबैक याद आता है। बारिश में पूरी तरह भीगी हुई सीओ यान खड़ी है और जुआन ऊपर खिड़की से उसे देख रहा है। वो दिन उसे आज बहुत महत्वपूर्ण लग रहा है। बारिश में भीगी हुई सीओ यान की वो याद उसे एक साफ नीले आसमान में अचानक हुई सन शावर यानी धूप वाली बारिश की तरह महसूस होती है।